Yes, good evening to all of you friends. We'll start the class in few seconds. Alright friends, so now 9 PM we start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं? तो फर्स्ट में वोट करें। हर्ष, यश, अमर, मुक्ता, मयंक, प्रशांत, अर्जुन, टेकचंदन, अदर्स डांस, वी मूव फॉरवर्ड। 1% लोग नहीं देख सकते। तो कीबोर्ड पे कंट्रोल आ गया, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो, क्रोम ब्राउज़र यूज़ करो, एडवांस डिसेबल करो, इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो, होपफुली इट शुड वर्क। मोबाइल से देख रहे हैं, मेक श्योर कि इंटरनेट की स्पीड सही है, देन इट शुड वर्क। क्लास में जो भी डाउट है नोट पेंसिल दो, क्लास करने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए, लिंक चैट बॉक्स के अंदर पास लिंक है और फिर मैं बुधवार को उसे अपलोड करता हूँ जॉब को। नाउ शेयर मार्केट के बारे में हम लोग समझ रहे थे। तो बॉन्ड मार्केट समझ लिया, शेयर मार्केट समझ लिया, कुछ छोटे-मोटे मुद्दे बाकी हैं। तो म्यूचुअल फंड, हेज फंड, राइट्स इन्वेस्ट तो देख लिया था। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, पार्टिसिपेटरी नोट्स, फ्यूचर ऑप्शन ये सब समझना है। एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। देखिए बिटकॉइन क्या है, क्यों है, कैसे है, ये ऑलरेडी हम लोग पिलर 1 A1 डिजिटल पेमेंट में समझ चुके हैं। अब ये बिटकॉइन का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बनाने की बात है। बिटकॉइन का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बनाने की बात है, ये क्या है? 2024 में मान लो जनवरी महीने में एक बिटकॉइन का भाव चला $40,000। अब वहाँ पर कोई म्यूचुअल फंड हो या कुछ वो ऐसा एनबीएफसी कंपनी, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट, वो लोग एक बिटकॉइन खरीद लें और फिर सामने वो कागज़ के नए टुकड़े छाप दें, जिसे हम कहेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। कि $10 का एक, ऐसे 4000 हम नए यूनिट छाप रहे हैं, जिसे हम कहेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और फिर ये $10 के ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के कागज़ वो अमेरिकन इन्वेस्टर्स को बेच दें। तो ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पास हाथ में क्या है? बिटकॉइन की इनडायरेक्ट ओनरशिप, जो बिटकॉइन ये फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इन्वेस्टमेंट की तिजोरी में पड़ा है। आपके ऊपर इसमें फायदा किधर है? फायदा है भाई। देखिए जब खरीदा तो एक बिटकॉइन का भाव था $40,000 और आपने $10 में इसका एक छोटा सा अंश एक्सचेंज ट्रेडेड फंड खरीदा था। बाद में जब उसका भाव बढ़ गया हो जाए मान लो $50,000 यानी 25% इंक्रीज, तो ये जो आपका $10 का एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो कागज़ का टुकड़ा आपके पास है, इसका भी भाव 25% बढ़ जाएगा और $12.5 का हो जाएगा। तो मतलब अब समझो प्रोडक्ट लिंक हो गया कि बिटकॉइन का भाव बढ़ेगा तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का भाव भी बढ़ेगा। तो आपने खरीदा है, अब आप भविष्य में इसको रीसेल कर दो किसी और पार्टी को। आपने 10 में लिया था और 12.5 में बेचोगे तो आपका प्रॉफिट हो गया 25%। तो इस तरह आप अलग-अलग स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिका के नास्डैक, एनवाई स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ सेकेंडरी मार्केट में इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को रीसेल भी कर सकते हैं। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। फंड तो है क्योंकि तिजोरी में पैसा भरा आपने इन्वेस्ट किया। एक्सचेंज ट्रेडेड क्यों? क्योंकि अलग-अलग स्टॉक एक्सचेंज में आप इसको रीसेल कर सकते हैं। तो ऐसा ये बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। अमेरिका में सरकार ने इसे अलाउ किया क्योंकि समझो अब तक लोग बिटकॉइन खरीदते थे एनोनिमसली, अपना यूजर नेम आईडी सब वो फेक बनाकर, टैक्स कोई भरता नहीं था भले कितना ही प्रॉफिट हो जाए। लेकिन अब ये जो नई सिस्टम बना इनडायरेक्ट बाइंग वाया एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो इसे आप खरीदेंगे फिर तो आपका अमेरिका में जो भी शेयर मार्केट है वहाँ डीमैट अकाउंट होगा, वहाँ पर अमेरिका का पान कार्ड नंबर के साथ लिंक किया होगा तो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो सरकार का भी फायदा है, इन्वेस्टर का क्या फायदा है? क्योंकि ऑनलाइन सब स्कैम वगैरह हो, कौन सी वेबसाइट जेन्युइन है फेक है हमें पता नहीं चले बिटकॉइन खरीदते वक्त, लेकिन यहाँ पर आप जेन्युइन कोई रजिस्टर्ड एनबीएफसी से खरीद सकते हैं। दूसरा एक ऐसा फायदा है कि ऐसा जब बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बना तो वहाँ पर अमेरिका की जो भी एलआईसी, एसबीआई ऐसी संस्थाएं होंगी वो भी शायद उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करें, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आ जाए। इससे फायदा क्या होता है? भावों में अस्थिरता कम होती है, इट रिड्यूसेस द वॉलेटिलिटी। मैंने कल भी आपको बताया था कि ये जो कोरोना के बाद आए हैं इन्वेस्टर, उन्होंने कभी मंदी देखी नहीं तो वो बहुत पैनिक कर जाते हैं थोड़ी-थोड़ी बार में। लेकिन ये जो एलआईसी टाइप संस्था है, उन्होंने तो ज़माने से देखा है कि शेयर बाजार कभी गिर जाए तो 7-10 साल तक गिरा ही रहता है। तो दे विल नॉट पैनिक, वो पैनिक में बाय नहीं करेंगे, पैनिक में सेल नहीं करेंगे। तो जो बिटकॉइन के प्राइस में बहुत ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी यानी अस्थिरता दिखती है, भविष्य में वो थोड़ी शायद कम हो जाए क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसको अपने हाथ में रखेंगे। खैर, तो ये हुआ बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब कोई भारतीय इन्वेस्टर है, उसकी इच्छा मुझे भी इसमें जाना है, तो सीधा आप खरीद नहीं सकते। लेकिन मान लीजिए आप पैसा दे टाटा म्यूचुअल फंड में और वो ऐसी कोई स्कीम चलाता हूँ कि जहाँ पर वो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट करता हूँ, विदेशों में, विदेश के शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार, ईटीएफ में वो इन्वेस्ट करता हूँ। तो हाँ, ऐसी सिस्टम है, इट इज़ अलाउड। मतलब इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन इन द अमेरिकन शेयर मार्केट इज अलाउड। लेकिन यहाँ पर आरबीआई का कुछ कोटा सिस्टम है। कोटा सिस्टम ऐसा है कि भारतीय लोगों ने या भारतीय म्यूचुअल फंड ने कुल मिलाकर $1 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ऐसे ओवरसीज यानी फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? वरना बहुत सारा पैसा अगर बाहर चला जाएगा तो फिर रुपया और डॉलर का जो करेंसी एक्सचेंज रेट है 75 का 85 हो जाए, 80 का 90, वो सब गड़बड़ हो जाएगा। वो कैसे गड़बड़ होता है थर्ड पिलर में देखेंगे, अभी हम लोग पहले पिलर में हैं। तो यस, आप खरीद सकते हैं ऐसी चीजें इनडायरेक्टली, लेकिन इसमें कोटा है कि टोटल पूरे भारत से $1 बिलियन से ज़्यादा ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं जा सकता। अभी टाटा म्यूचुअल फंड वगैरह ने मान लो कि 90% ऑफ द कोटा कंप्लीट कर दिया हो, तो फिर सेबी ने उनको रोकना पड़ेगा कि बस अभी तुम ठहर जाओ क्योंकि कोटा लगभग खत्म होने को है। तो कभी-कभी ऐसे टर्म्स चर्चा में तो डरना नहीं है, ये इनका सब ये गेम चलता है। फिर वापस इनको लगे अच्छा चीजें नॉर्मल हो गई, ठीक है तुम और इन्वेस्ट कर लो, फिर लगे नहीं कोटा के करीब आ गए, रुक जाओ, चलते रहता है। अब ऐसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भारत में भी बने, लेकिन उससे पहले हमें एक सिंपल टर्म समझनी है। एलआईसी के अंदर 100% ओनरशिप थी भारत सरकार की, फिर 5% जनता को बेच दिया तो भारत सरकार के पास बचा 95। जो 5% बेच दिया इसे हम क्या कहेंगे? डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश। जब सरकार कोई सरकारी संस्था या कंपनी के अंदर से अपनी शेयर होल्डिंग को कम करे, ऐसा बेचती क्यों है? ताकि सरकार को मिले पैसा, उस पैसे से वो गरीब कल्याण योजना चलाए, दूसरे काम करे। तो दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। एयर इंडिया के अंदर 100% सरकार की मालिकी थी, फिर सारा टाटा को बेच दिया तो अभी 0% मालिकी है सरकार की। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, जो कि बेसिकली प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कर देना कि उसको बेच देना प्राइवेट संस्था को। इन सब के बारे में हम लोग सेकंड पिलर बजट में और समझेंगे। खैर अब सरकार की इच्छा हुई कि कुछ 10 सरकारी कंपनियां जिसको हम कहते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, सीपीएसई, ओएनजीसी, कोल इंडिया, वैसे 10 कंपनियां थी। सरकार को लगा इन सबका डिसइन्वेस्टमेंट करना है। अभी तक तकलीफ है, ऐसी एक-एक कंपनी को वो बेचने जाएंगे 5-5, 7-7% शेयर होल्डिंग, तो लोग ओएनजीसी खरीदेंगे, कोल इंडिया खरीदेंगे। अब इंजीनियर्स इंडिया या आरईसी का नाम सबने नहीं सुना होगा तो कोई इन्वेस्टर मिले नहीं, तो क्या किया जाए? तो भारत सरकार ने एक जुगाड़ लगाया। गोल्डमैन सैक्स नाम की एक एनबीएफसी कंपनी, उसको भारत सरकार ने ये ओएनजीसी, कोल इंडिया वगैरह 10 कंपनी, सरकारी कंपनी, उनके शेयर्स 3000 करोड़ के थे, दे दिए कि तुम अपने खोखे में रखो, मतलब अपने डीमैट अकाउंट में रखो। और उसके सामने जैसे बिटकॉइन तिजोरी में रखे, सामने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के कागज जनरेट किए थे, तुम ये सरकारी कंपनियों के शेयर्स अपने पास रख के बाजार में नए कागज घुमाना चालू करो, जिसे कहें न्यू फंड ऑफर। ये न्यू फंड ऑफर के तहत 10-10 रुपए के नए यूनिट निकाले और जनता को बेच दिया। इसमें फायदा क्या? 10 रुपए मिले गोल्डमैन सैक्स को, उसमें से वो भारत सरकार को 10 रुपए दे दे। तो सरकार को जो डिसइन्वेस्टमेंट करना था, कंपनियां बेचनी थी, सीधी नहीं बेची, इनडायरेक्टली बेच दी। इसे क्या कहें? सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ईटीएफ। यहाँ भी ऐसा ही, आपके पास 10 रुपए का यूनिट आया, आप अपने पास रखोगे तो ये ओएनजीसी वगैरह जब भी प्रॉफिट करेंगी, डिविडेंड देगी, तो उसमें से कुछ अंश, कुछ हिस्सा आपके हाथ में आएगा। या फिर कि भविष्य में ये कंपनी अच्छा परफॉर्म करे, तो जैसे बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म करे तो उसके एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का भाव बढ़ जाता था, उसी तरह 10 की चीज 12 रुपए की हो जाए, फिर आप किसी और को चिपका के निकल लो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। तो इस कारण से इसे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा गया। तो सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी हो सकते हैं।
उसी तरह ये सरकारी कंपनी ओएनजीसी वगैरह के बॉन्ड्स वो भी खोखे में रखे और फिर उसके सामने भी हजार हजार रुपए के यूनिट निकाले, तो बॉन्ड के भी एक्सचेंज रेट फंड हो सकते हैं, जैसे भारत बॉन्ड एक्सचेंज रेट फंड। अभी पुरानी चीजें एक लाइन में याद रखने, बहुत इसमें दिमाग खर्च नहीं करना है। ऐसा गोल्ड का भी एक्सचेंज रेट फंड हो सकता है कि खोखे में आपने बिटकॉइन रखा, उसकी जगह गोल्ड रख दो और फिर सामने 10-10 रुपए के यूनिट जारी कर दो, जनता खरीदेगी, फिर जैसे गोल्ड का भाव बढ़ेगा तो ये 10 का 12 हो जाएगा, आपको नहीं मजा आ रहा है किसी और को बेच के निकल लो, तो गोल्ड एक्सचेंज रेट फंड भी हो सकता है। नाउ सम इंडेक्स एक्सचेंज रेट फंड्स, वैसा आप पैसा दे दो किसी म्यूचुअल फंड को जो कि पैसिव फंड को, पैसिव मतलब वो दिमाग खर्च नहीं करे, वो जैसे ही आपका पैसा आया तो कुछ कंपनियों में फिक्स फॉर्मूला के हिसाब से इन्वेस्ट कर देगा। मान लो कल रात हमने देखा था सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनियों का वो एवरेज निकालते हैं, मान लो 30 नहीं सिर्फ 3 कंपनी को, कि एशियन पेंट 1 टाइम्स, भारत पेट्रोलियम 2 टाइम्स और कोल इंडिया 3 टाइम्स, 1A+2B+3C 1:2:3 रेशियो में सेंसेक्स हो मान लो, तो जो पैसिव म्यूचुअल फंड होगा या पैसिव एक्सचेंज रेट फंड वो क्या करेगा, आपने उसको जो भी 100 रुपए दिए तो इन 3 कंपनियों में वो 1:2:3 के रेशियो में इन्वेस्ट कर देगा, बात खत्म। कुछ वो सोचेगा नहीं क्या सीजन चला, क्या बैलेंस शीट, कुछ नहीं, बस आया जितना पैसा ये रेशियो में डालते रहो आगे। आपके पर तो वो दिमाग क्यों नहीं खर्च कर रहा कि कौन सी कंपनी सिलेक्ट करनी है, वो दिमाग इसलिए नहीं खर्च कर रहा क्योंकि आदमी हो या शेयर बाजार, लास्ट में सबको ऊपर ही जाना होता है। मतलब आप कभी भी देखो शेयर बाजार लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है, तो बिना दिमाग खर्च किए भी आप कोई एक फॉर्मूला पकड़ के डाल दो 1:2:3 रेशियो में 3 कंपनियों में, तो वो कभी तो ऊपर जाएगा, प्रोवाइडेड कि वो अच्छी कंपनी आपने सिलेक्ट की हो। पैसे जो फंड होते हैं उसको हम कहते हैं पैसिव फंड या पैसिव एक्सचेंज रेट फंड या इंडेक्स एक्सचेंज रेट फंड, कि आपको जो भी इन्होंने जितने आप उसको पैसे दोगे इस रेशियो में इन्वेस्ट करते रहेंगे और आपको जो भी 10-10 रुपए के यूनिट्स देते रहेंगे, फिर ये 3 कंपनियों के भाव ऊपर जाएंगे तो आपका एक्सचेंज रेट फंड का भाव भी ऊपर जाएगा। तो ऐसा इंडेक्स मतलब सेंसेक्स या निफ्टी के जो 30 या 50 शेयर्स हैं उसमें ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करके भी ऐसे एक्सचेंज रेट फंड्स बनाए जा सकते हैं। ऐसे इंडेक्स बेस्ड एक्सचेंज रेट फंड का क्या फायदा है, वो बहुत कम फीस या कमीशन चार्ज करते हैं। नॉर्मल म्यूचुअल फंड वाला मान लो कि 1% कमीशन चार्ज करता हो सकता है ये 0.1% चार्ज करे, क्यों, क्योंकि इसको तो कोई रिसर्च एनालिस्ट या कोई बहुत ज्यादा लोगों को रखने की तो जरूरत है नहीं कि 10 कंपनियों का बैलेंस शीट चेक करो फिर डिसाइड करो किस में इन्वेस्ट करना, नहीं आया जितना पैसा फॉर्मूला के हिसाब से डालते रहो, तो देयर कमीशंस टेंड टू बी लोअर देन अदर म्यूचुअल फंड्स। ऐसा एक बार यूपीएससी में पूछा था तो हमने जान लिया। तो म्यूचुअल फंड, हेज फंड के राइट्स इन्वेस्ट देखे, एक्सचेंज रेट फंड देखे, अब और क्या, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी एआईएफ, मतलब जैसे ये वेंचर कैपिटल फंड जो स्टार्टअप की मदद करते हैं, ये हेज फंड जो एकदम रिस्की गेम खेलते हैं, इन सबको सेबी क्लासिफाई करती है 3 कैटेगरी में, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 में वो ऐसे फंड्स को रखेगा जो इकोनॉमी पे, सोसाइटी पर पॉजिटिव असर करे। फॉर एग्जांपल वेंचर कैपिटल फंड्स, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज फंड, सोशल वेंचर फंड, मतलब वो एनजीओ टाइप संस्थाओं को मदद करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स जो हाईवे हॉस्पिटल बनाते हो, तो ये सब पॉजिटिव इफेक्ट करते हैं इकोनॉमी पे, इनको रखेगा सेबी कैटेगरी 1 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एआईएफ। तो इन पर सेबी के जो रूल्स रेगुलेशन क्या होंगे, काफी लिबरल होंगे, आसान होंगे कि तुम जो भी धंधा कर रहे हो, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, हमको मान लो 6 महीने पे रिपोर्ट देना, कोई चिंता नहीं, तुम मौज करो। जबकि कैटेगरी 3 में ऐसे फंड्स को रखेगा जो एकदम रिस्की गेम खेलते हो, जैसे हेज फंड्स, कल हमने देखा था वो बहुत रिस्की गेम खेलते हैं, शॉर्ट सेलिंग, आर्बिट्राज वगैरह, तो सेबी उनको इंसिस्ट कर सकते हैं कि तुमने हर एक महीने पे अपना रिपोर्ट हमें देना होगा, या फिर कि तुम्हारे फंड में सिर्फ वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो मिनिमम 2 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करते हो, ताकि क्या ज्यादा लोगों को चूना नहीं लगा सके। तो कैटेगरी 3 वालों पर ज्यादा सेबी स्ट्रिक्ट रहती है। फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कैटेगरी 2, वो क्या दोनों के बीच में जो नाइदर इन वन नॉर इन थ्री, जो एक में भी नहीं और 3 में भी नहीं, उसको बीच में रखेंगे, रियल एस्टेट फंड, स्टेट एसेट फंड वगैरह। यार कोई एग्जांपल याद रखने की जरूरत नहीं, कभी-कभी शब्द चर्चा में आता है, कुछ लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, मैंने आपको बता दिया कहना क्या चाहता है। टी टाइप ऑफ फंड्स और चलाते तो जो भी एनबीएफसी वाले चलाते हैं, सेबी उनको ऐसे क्लासिफाई करता है कैटेगरी 1 में, उस पे लिबरल रहता है, आसान लगता है सब चीजें। नाउ नेक्स्ट इज फ्यूचर ऑप्शन, सेचुटाइजेशन ओवर फाइनेंशियलाइजेशन, ये सब समझना है। मैंने पायल है छनकाई, उसे हम कहें वो जो सॉन्ग है वो ओरिजिनल एसेट है, उस पे से ये नेहा कक्कड़ ने रिमिक्स बनाया, तो उसे हम क्या कहेंगे, डेरिवेटिव, व्युत्पन्न वस्तु, उसकी खुद की कोई वजूद नहीं है, वो अस्तित्व में आती ही नहीं अगर ओरिजिनल गाना नहीं बना होता। इसे जो 49 मिलियन व्यू मिले हैं वो इसलिए मिले हैं क्योंकि जो नीचे गाना था वो हिट था जिसके 400 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं, तो नीचे ओरिजिनल एसेट होती है और उसके ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव्स बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन है तो हम कहिए एसेट है जो भी एयर इंडिया कंपनी के लिए, उसके ऊपर से वो नई नई चीजें बना सकते हैं कि एरोप्लेन है तो एरोप्लेन का टिकट बेचेंगे, तो एक प्रकार से डेरिवेटिव, आपको दैट इज नॉट रियल लाइफ थिंग, उसको डेरिवेटिव नहीं बोलेंगे, उसे टिकट ही बोलेंगे, पर आगे जो हमें फ्यूचर ऑप्शन समझना है तो उसके लिए मैं आपको पैरेलल कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। उसी तरह एरोप्लेन है, एरोप्लेन का टिकट है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस की भी पॉलिसी बन सकती है कि तुम्हारा प्लेन क्रैश हो गया, तुम्हारा सामान गुम हो गया, तो हम तुम्हें पैसा देंगे लेकिन उसकी एक्स्ट्रा फी चढ़ी, तो ये ट्रैवल इंश्योरेंस भी नहीं बन पाता अगर ओरिजिनल एसेट का एरोप्लेन नहीं होता। तो जो भी प्लेन है हम कहें ये $40 लाख का है, तो ये एसेट, अब ये प्लेन मुंबई से मॉस्को जाएगा, $400 की उसकी टिकट हो मान लो, जो भी 25 मई को जाएगा, तो हम कहें वो फ्यूचर है, तो टिकट क्या है, उसका फ्यूचर है, फ्यूचर अग्रीमेंट या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर सिक्योरिटी। आपको डर लगता है प्लेन क्रैश हो गया, मेरा सामान गुम हो गया, कोई नहीं, आप ट्रैवल इंश्योरेंस खरीद लो, उसका एक्स्ट्रा $50 दे दो, तो वो क्या है, वो ऑप्शन है। ऑप्शन बेसिकली इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब इसको हम समझते हैं असल में काम कैसे करता है, कि अंडरलाइंग एसेट मैंने आपको बताया एरोप्लेन है, उसके ऊपर एक टिकट इंश्योरेंस पॉलिसी बनेगी। उसी तरह अंडरलाइंग एसेट में कोई कंपनी का शेयर हो सकता है, उसके ऊपर नए नए डेरिवेटिव्स बनते हैं, फ्यूचर बनेगा, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये सब बनता है। समझते हैं काम कैसे करता है, तो हम समझो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 3 जात के हो गए, एक होगा इक्विटीज या शेयर्स, दूसरा होगा डेट जिसमें बॉन्ड्स और शॉर्ट टर्म के जो भी ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर वगैरह आएगा, और तीसरा होगा डेरिवेटिव्स जो नीचे कोई ऐसी एसेट पड़ी है उसके ऊपर से अपना नया मूल्य निकालता है। फॉर एग्जांपल हमने जो एक्सचेंज रेट फंड्स देखे, जैसे बिटकॉइन का एक्सचेंज रेट फंड, तो उसकी खुद की क्या वजूद है, वो इसलिए क्योंकि बिटकॉइन तिजोरी में पड़ा है, याद करो ये बिटकॉइन तिजोरी में पड़ा है तो बिटकॉइन इज एन एसेट, उसके ऊपर एक्सचेंज रेट फंड बना है तो वो क्या हुआ, वो उसका डेरिवेटिव हुआ, उसमें से व्युत्पन्न होकर वो रिमिक्स गाना बन के आया है। सिमिलरली एक्सचेंज रेट फंड, करेंसी स्वैप क्या होते हैं पिलर 3 में देखेंगे, वो भी डेरिवेटिव्स हैं, फ्यूचर ऑप्शन, पार्टिसिपेटरी नोट्स, ये भी आगे हम देखेंगे, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ डेरिवेटिव्स, उनका खुद का वजूद नहीं है, वो किसी और से अपनी कीमत को उत्पन्न करते हैं। मित्रों ये जो डायनामाइट बनाया गया, इन्वेंट किया गया, तो उसका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव काफी नोबल था कि माइनिंग करेंगे, रेलवे के ट्रैक बिछाएंगे, लेकिन उसका मिसयूज भी हो सकता है, ये डकैती करनी है, कहीं पर आतंक मचाना है। सिमिलरली जो अभी हम स्लाइड में आगे समझेंगे, फ्यूचर ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, एफ एंड ओ, तो ओरिजिनल इनका नोबल ऑब्जेक्टिव था कि मार्केट के अंदर जो म्यूचुअल फंड्स हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, उनके नुकसान को रोकना, एक जात की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, अनसर्टेनिटी से बचाने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी थी। लेकिन फिर इसका मिसयूज होने लगा, आजकल होता है वो सब प्योर स्पेकुलेटिव गैम्बलिंग, जुआ सट्टा खेला जाता है, कैसे अभी आगे स्लाइड में समझते हैं।
देखिए, मान लीजिए आपके पास 85,000 रुपये है और आपकी इच्छा है कि मुझे लखपति बन जाना है, आई वांट 1 लाख रुपीज़। आई हैव 85,000 एंड आई वांट 1 लाख रुपीज़। तो आपने कितना प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा मार्केट से 17%, 17%। आप तो 2 साल अच्छे से इन्वेस्ट करो, आप तो इतना तो निकाल ही सकते हैं बाजार से। लेकिन कोई गरीब आदमी है जिसके पास सिर्फ 12,000 रुपये, लेकिन सपना उसको भी नहीं, मेरे को भी लखपति बनना है। उसको 1 लाख कमाना है, तो कितना प्रॉफिट है? 733%, जो शेयर बाजार तो दे नहीं सकता। तो फिर वो क्या करेगा? ऐसा जुआ खेलना शुरू करेगा जिसे कहते हैं फ्यूचर ऑप्शन मार्केट। और ये आजकल न्यूसेंस इसलिए फैला है, बस जस्ट लाइक यूपीएससी में न्यूसेंस क्या है, ये यूट्यूबर फालतू की स्ट्रैटेजी और गेस मास्टरगिरी सिखाते हैं। ऐसे इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो फालतू के कोर्सेज बेचते हैं कि मेरे से फ्यूचर ऑप्शन का कोर्स खरीदो, मेरा तो लखपति बन गया। पर वो क्या अपने प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट दिखाएगा, लॉस के स्क्रीनशॉट नहीं दिखाएगा। तो ये सब बोले लोग उसमें कोर्स ज्वाइन करके बर्बाद होते हैं। अभी जो फ्यूचर ऑप्शन होता है वो काम कैसे करता है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो वर्ष चला 2024 और आज है 1 जून 2024 है आज। अदानी का शेयर चल रहा है 3,000 रुपये के भाव पे। अब मैं रवीश कुमार के साथ एक सट्टा लगाऊं जिसको हम कहें फ्यूचर ऑप्शन। मैं ये प्रेडिक्ट करूं कि देखो 4 जून को 2024 में जब इलेक्शन काउंटिंग कंप्लीट होगा, लोकसभा का रिजल्ट आएगा, तो अब की बार मोदी जी 400 पार हो जाएंगे। और जैसे वो 400 पार हो जाएंगे तो अदानी के बड़े-बड़े पॉट प्रोजेक्ट, हाईवे वगैरह वो क्लियर कर देंगे। अदानी बहुत प्रॉफिट कमाएगा और उसके शेयर का भाव 3,000 से बढ़ के 3,500 हो जाएगा ऑन द 4th जून। ऐसा मेरा तुक्का है या मेरा सट्टा है, अनुमान है, मैं जुआ खेलना चाहता हूं। रवीश कुमार सामने काउंटर पार्टी में, ये सब नहीं होगा, डर का माहौल है। अब स्वाभाविक सट्टा लगाएंगे तो दाव लगाएंगे। तो मैं कहूं चलिए मैं लगाता हूं शर्त, मैं आपको 60 रुपये देता हूं प्रीमियम, लेकिन मेरी बात सही हुई कि मोदी जी 400 पार हो जाएंगे और ये अदानी का शेयर 3,000 से बढ़ के 3,500 रुपये का हो जाए, तो रवीश जी आपने मुझे 500 रुपये वापस देने होंगे। ऐसा हम लोग गेम खेले। तो यहाँ पर कहा जाएगा कि मैं कॉल ऑप्शन बाय कर रहा हूँ और रवीश कुमार कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हैं। अब आप इसमें गिनो, अगर मेरी बात सही साबित हुई तो मेरा प्रॉफिट कितना? आई हैव गिवन हिम 60 रुपीज़ और वो मुझे वापस करेंगे 500 रुपये, तो 733% प्रॉफिट हो गया। तो जो गरीब आदमी था जिसको 12,000 का, जो अभी हमने देखा, जिसके पास 12,000 रुपये 1 लाख करने, तो वो ऐसा 4 दिन में कर सकता है। तो आई पे 60 टू रवीश कुमार, माय प्रेडिक्शन कम्स ट्रू, देन ही विल गिव मी 500 रुपीज़। लेकिन आप जानते हैं कि 4 जून 2024 को जब इलेक्शन रिजल्ट आया, तो अब की बार 400 पार नहीं हुआ। इस कारण से अदानी का शेयर का भाव 3,000 से गिर के 2,900 पे आ गया, क्योंकि लोगों को लगा देखो मोदी जी की सरकार बनेगी तो गठबंधन में बढ़ेंगी या फिर बन नहीं पाएगी, और उसके चलते अदानी के जो भी प्रोजेक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, वो कोई प्रॉफिट नहीं करेगा, कुछ अच्छा डिविडेंड नहीं आएगा, तो लोग भागने लगे, अदानी के शेयर बेच के भागने लगे, तो भाव गिर गया। अब यहाँ पर आप सोचो मेरा लॉस क्या हुआ। मैंने 60 पे किए थे और मेरा प्रेडिक्शन तो फॉल्स है, तो रवीश कुमार वापस कितना करेंगे मुझे? 0 रुपये। तो आई हैव इन्वेस्टेड 60 रुपये और मुझे कुछ पैसा वापस नहीं आया, तो आई हैव लॉस्ट 60 रुपीज़। तो मेरा लॉस कितना हुआ सोचो, 100% लॉस। तो अगर ये तो 60 रुपये थे तो 60 रुपये गए। ये जो गरीब आदमी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा था कि 12,000 का 1 लाख 733, भाई उसके 12,000 भी चले गए, 100% ही लॉस्ट। 10 बार वो दाव खेलेगा, 9 बार उसका ऐसा ही लॉस होता है। तो ये जो मैंने आपको गेम समझाया, आपको रियल लाइफ में ये स्टेज कॉम्प्लेक्स है, पर ये उसका बेसिक फिलॉसफी। तो सेबी ने ये जो मैंने आपको सिखाया, इसको बोलते हैं फ्यूचर ऑप्शन मार्केट, जिसमें कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ऐसा सब गेम खेला जाता है। सेबी का डेटा ये कहता है कि 10 में से 9 बार तो ये सब लोग जो लगाते दाव, वो उनका पैसा डूबता है। उसमें 84% लोग पुरुष हैं, उसमें से 75% ऐसे जो 40 से कम उम्र के, ये सब है। मतलब ये टिपिकल बाबू सोना वाली जो ये यूट्यूब के लेक्चर और कोर्सेज करके इसमें अपना पैसा डुबाने आई है। मैंने जो आपको आगे बताया कि ऐसी चीज सेबी ने अलाउ ही क्यों की है, तो फिर कि जहाँ पर 100% लॉस है। मैं कहा भाई ये जो फ्यूचर ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये जो गेम है उसका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव नोबल था कि उसमें ऐसे गेम खेले जाते थे कि म्यूचुअल फंड और बड़े इन्वेस्टर्स, उनको लगता है इस दिन हमारा भाव गिर जाने वाला है, इसको प्रोटेक्ट करना है, तो वो ऐसी सब चीजें खरीदते थे। मेरे आपके जैसे ऑर्डिनरी इन्वेस्टर के लिए ये चीज है ही नहीं। अगर हम इसमें पड़े तो ये हम सब लोग सिर्फ जुआ खेल रहे हैं और कुछ नहीं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं वो 2 जात के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन ऐसा है कि राइट टू बाय बट नो ऑब्लिगेशन टू बाय। पुट ऑप्शन राइट टू सेल बट नो ऑब्लिगेशन टू सेल। इसको तब खरीदना चाहिए जब मार्केट ऊपर जाने वाला है, इसको तब खरीदना चाहिए जब मार्केट गिरना है, पर ये हमको याद नहीं रखना है। इसको हम याद नहीं रखना है। डू आई हैव टू मेमोराइज दिस? द आंसर इज नो फॉर आईएएस। लेकिन स्टेट सर्विस की तैयारी करें, कुछ बार वो ऐसा भी पूछते हैं, तो तब आपको तैयार करना चाहिए। अब ये ऐसा क्यों है, वो मैं पढ़ाने बैठूंगा क्योंकि वो पढ़ने बैठे इसमें और 10 मिनट जाएंगे जो अपने लिए काम के नहीं। स्टेट सर्विस की तैयारी कर तो रख लेना है, बाकी इसको भूल जाना है। तो दैट इज कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। अब मैंने आपको आगे बताया कि इसका ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव नोबेल था कि अपने लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग ऐसी चीज खरीदते हैं। जैसे आपका घर है, आप नहीं चाहते कि जंगली जानवर और कुत्ते बिल्ली इधर आ जाएं, तब बड़ी सी ऐसी आप बाउंड्री बना देते हैं, वॉल बना देते हैं, जिसको कहते हैं हेज। तो हेजिंग का मतलब क्या हुआ? खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद की चीज को सुरक्षित रखना। अब मान लीजिए 2 पार्टियां हैं, ये आपस में तय करें कि देखो मैं तुम्हें 100 इन्फोसिस के शेयर डिलीवर करूंगा 1,000 रुपये में, लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में 1 मई 2025 को। अब ऐसा फ्यूचर का डील आप अभी करें मार्च महीने में, तो हमेशा रिस्क रहता है। रिस्क ये रहता है कि सामने वाला या तो देगा नहीं, या आपको वो भाव नहीं, या आपको कहीं और से अच्छे भाव में मिल रहा है। तो देयर इज अ रिस्क व्हेन यू आर डीलिंग इन द फ्यूचर। या आप मार्च महीने में, मई महीने की डील कर रहे हो, तो आप ऐसे रिस्क से खुद को बचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। तो इंश्योरेंस पॉलिसी आप खरीदोगे, जिसको टेक्निकली कहा जाता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ये 2 जात के होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। इनका इंटरनल डिफरेंस हमारे लिए काम का नहीं। और ऐसा जो भी बेचता है उसे हम क्या कहते हैं? इंश्योरर कहेंगे, ज्यादा करेक्ट टर्म है। कॉल राइटर है, पुट राइटर है, ऐसा हम उसको बोलते हैं। तो जो अभी हमने इधर समझा, मैं कॉल बायर था, मतलब मैं इंश्योरेंस खरीद रहा था एक प्रकार से। रवीश कुमार वो थे कॉल सेलर, और मैंने आपको बताया इसमें मेरा लॉस हुआ क्योंकि मेरे हिसाब से ये दाव गया नहीं। तो दैट इज द कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। इसको आराम से हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, थोड़ा बहुत ये अंदाज आ गया कि एक जात का जुआ है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव था खुद को इसके सामने प्रोटेक्ट करना। दैट इज मोर देन इनफ। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि टेक्निक फॉर अवॉइडिंग रिस्क बाय मेकिंग अ काउंटर एक्टिंग ट्रांजैक्शन, उसको क्या कहेंगे? हेजिंग। क्योंकि ये जो मैंने आपको बताया, घर के आसपास ऐसी हेज बना देना, बाड़ा बना देना, आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर एक तो डील कर दी आपस में कि हम लोग मई महीने में ये इतना शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, लेकिन आपने काउंटर एक्टिंग डील भी कर दी है इंश्योरेंस वाले के साथ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा इतना लॉस में तुम इतना मुझे एडजस्ट करके देना। ये पूरी प्रोसेस है, इसको कहते हैं हेजिंग, जिसमें कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये सब आप खरीदते बेचते हैं, तो इट इज हेजिंग। ये जो फ्यूचर ऑप्शन है जो अभी मैंने आपको सिखाया रवीश कुमार वाले एग्जांपल में, इट इज कॉल्ड जीरो सम गेम। मतलब मुझे हारना ही होगा तभी आप जीत सकते हैं, और आपको हारना ही होगा तभी मैं जीत सकता हूं। हम दोनों जीत सकते हैं, विन विन सिचुएशन हो ही नहीं सकती। तो ये जो सब गरीब लोग हैं, जब तक उनका जेब कटेगा नहीं, तब तक ये जो शेयर बाजार की बड़ी मछलियां हैं उनका जेब भरेगा नहीं। तो जो बड़े पंटर हैं, प्लेयर्स हैं, उनको मजा आएगा। दे वुड ऑलवेज वांट कि ऐसी गेम होनी चाहिए। ये जो ब्रोकर्स होते हैं, जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल वगैरह, जहां पर आप अपना अकाउंट खोलते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो वो तो हर एक ट्रांजैक्शन पर आपसे फीस लेते हैं, ब्रोकरेज लेते हैं। तो उनको भी परवाह नहीं नफा की नुकसान, वो तो सेलिंग प्राइस पे ब्रोकरेज लेंगे। और ये इन्फ्लुएंसर है, उनको भी मजा है अपने यूट्यूब पे कोर्सेज बेचने, पेज व्यू कमाने।
इस प्रोसेस के अंदर इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि नुकसान ये गरीब आदमी का हो रहा है एंड दिस इज नॉट हेल्दी। उसने एक शब्द बताया, सैचेटाइजेशन। क्लिनिक प्लस बोतल का शैम्पू है 50 रुपए का, मिडिल क्लास खरीद सकता है, गरीब आदमी नहीं खरीद सकता। तो उसके लिए क्लिनिक प्लस ने क्या किया, कोई नहीं, 1 रुपए का सैशे आप ले लो, जब इच्छा हो बाल धोने के लिए जाना। तो इस प्रोसेस को क्या किया, जब बोतल का आपने सैशे बना दिया, सैचेटाइजेशन मतलब मेकिंग द प्रोडक्ट अफोर्डेबल फॉर द पुअर पीपल, गरीब भी उसको खरीद सके, ऐसा छोटा छोटा टुकड़े में या पैकेट साइज में उसको बेचो। अब देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड है, 100 रुपए से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 250 रुपए में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या सैचेटाइजेशन हो गया, क्योंकि गरीब आदमी भी इतना तो पैसा निकाल सकता है। हेज फंड मैंने कल सीखा था, ये भी म्यूचुअल फंड है, एडवांस गेम्स खेलता है, शॉर्ट सेलिंग, आर्बिट्राज वगैरह। उसमें तो ऐसा 1-2 करोड़ मिनिमम हो तो ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सेबी ने ऐसे रूल बनाए। तो इधर गरीब आदमी आ भी नहीं सकता, उसका जेब कट भी नहीं सकता, सैचेटाइजेशन इज नॉट हैपन। ऐसा ही इनवाइट्स नाम का म्यूचुअल फंड है कि जहाँ पैसा लगाता है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे, वो भी ऐसा है 10,000 से लेकर 10 लाख की उसकी कुछ इन्वेस्टमेंट लिमिट, तो गरीब आदमी आ नहीं सकता। तो अब सोचिए, अगर फ्यूचर ऑप्शन एक रिस्की प्रोडक्ट है तो उसमें भी टाइट होना चाहिए, जिसके पास 1-2 करोड़ रुपए उन्हीं को खेलने दो। लेकिन ऐसा नहीं है, गरीब आदमी भी इसमें खेल सकता है। आपको ये जो फ्यूचर ऑप्शन का गेम खेलना है तो ब्रोकर के पास अकाउंट खोलना पड़ेगा, जैसे जीरोधा। अब जीरोधा के टर्म्स कंडीशन इधर आप देखो कि 15,000 से ज्यादा आपकी मंथली इनकम है तो आप अकाउंट खोल सकते हैं। सालाना आपकी 1,20,000 से ज्यादा इनकम है, आप अकाउंट खोल सकते हैं। अब ये तो ऐसा व्यक्ति हुआ ना जो गरीबी है, वो भी अकाउंट खोल सकता है। और ये जो गरीब होते हैं आप जानते हैं, उनको सबसे ज्यादा ऐसी मतलब इच्छा होगी कैसे जल्दी से हम कुछ पैसा बना के आगे निकल जाए। अब वो सभी ऐसे नहीं होंगे, पर जो भी बाबू सोना टाइप होंगे, जो यूट्यूब के कोर्सेज देख के उनको मन भ्रमित हो गया हो। तो एक प्रकार से आप देखो, सेबी ने सारा गेम ऐसा किया कि हाँ, आने दो बकरों को, इनका जेब कटने दो वगैरह वगैरह। तो इकोनॉमिक सर्वे इज नॉट हैवी कि ये ऐसा सब छोटे छोटे इन्वेस्टर को इधर अलाउ कर दिया आपने, ये गलत है। इस पर पुनः विचार की जरूरत है। दिस स्टेप नीड्स टू बी रिकंसिडर्ड, नीड टू रिकंसिडर द सैचुरेशन ऑफ फ्यूचर ऑप्शन मार्केट, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे ने कहा। देखिए, इकोनॉमी के अंदर आप जानते हैं क्या सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज। तो ये सब रियल सेक्टर है, कुछ वास्तविक हो रहा है। और सामने जो बैंक, शेयर मार्केट, ये सब चल रहा है, उसे हम कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर है। वहां पर जो भी अच्छा कागज है, ये शेयर है, इसका भाव ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये सब हो रहा है। तो देयर इज रियल सेक्टर एंड देयर इज फाइनेंशियल सेक्टर। जीडीपी क्या है? जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। एक देश में एक साल में कितना ये गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो हम तो इसकी बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर। तो ये आपके समझो लंग्स हैं, फेफड़े हैं। उन्होंने 100 रुपए का ऑक्सीजन पैदा किया, और सामने ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है या फाइनेंशियल मार्केट, बैंक, शेयर मार्केट, या कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, सब इसकी वैल्यू क्या चल रही है? 140। ये गुब्बारा इतना फुला दिया आपने, आपकी लंग्स की कैपेसिटी थी 100 लीटर हवा निकालने की, आपने फूंक 140 कर दिया, तो फेफड़ा खत्म हो जाएगा, नहीं तो गुब्बारा फट जाएगा। तो इस चीज को आप क्या कहेंगे? ओवर फाइनेंशियलाइजेशन। मतलब देश में 100 रुपए का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ये बैंक के लोन, शेयर बाजार, ये सब 140 रुपए का हो गया है। तो मतलब समझो हवाई किले बहुत सारे बन चुके हैं। किसी ने लोन लिया होगा, किसी ने शेयर बाजार में उधारी में सब इन्वेस्ट किया होगा पैसा लेके, कोई फ्यूचर ऑप्शन का गेम खेला होगा, तो गुब्बारा फट सकता है। इकोनॉमिक सर्वे ने डेटा दिया कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन टू जीडीपी या ओवर फाइनेंशियलाइजेशन हम देखें, पहले 2019 में 77 था, मतलब 100 रुपए का पैदा करते थे चीजें, तो शेयर बाजार 77 रुपए का था। अब बढ़ते बढ़ते 2024 दिसंबर तक ये 136 हो गया। मतलब आपने इकोनॉमी में 100 रुपए का प्रोडक्शन किया और शेयर बाजार 136 पे है। तो 36 रुपए एक्स्ट्रा क्या है, वो सब हवाई किले बनाए आपने, जो कभी फट सकते हैं। हालांकि हम तो फिर भी मॉडरेट लेवल पे है। अमेरिका का देखो, 230, मतलब 100 रुपए का प्रोडक्शन किया, उनका शेयर बाजार 213 रुपए चल रहा है। तो ये तो गुब्बारा और बड़ा फट सकता है। इसे हम कहते हैं ओवर फाइनेंशियलाइजेशन या एक्सेस मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, वो कल परसों के लेक्चर में हम देख चुके हैं। तो इंडिया, जापान, यूएसए सब जगह हो रहा है, और ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि समझो ये जिन लोगों ने शेयर बॉन्ड खरीदे 140 रुपए के, जबकि अदानी प्रोड्यूस कर रहा है 100 रुपए का, अदानी मतलब सब कुछ जितने बिजनेसमैन है, तो ये तो मैच नहीं हो रहा है। जब मैच नहीं हो रहा है तो बिजनेसमैन इनकी अपेक्षा पूरी नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली हो सकता है कंपनी बंद हो जाए, और ये सारे लोग आ जाएंगे लिक्विडेशन के लिए कि तुम्हारी सारी एसेट्स, बुलडोजर टैक्स सब बेच दो, हमको पैसा दे दो, तुम्हारे सारे मजदूर हमको भगा दो, कंपनी बंद करो, हमको पैसा चाहिए। क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर के जो क्लेम्स हैं, शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, बैंक का, वो रियल सेक्टर पर बहुत ज्यादा बढ़ गए कि रियल सेक्टर 100 रुपए का प्रोड्यूस कर रहा है, 140 का देके बैठे हैं, सो इट कैन कॉज क्राइसिस। ये सब बातें ऑलरेडी हो चुकी थी 2024 के इकोनॉमिक सर्वे में। फिर अभी 2025 का इकोनॉमिक सर्वे आया, तो मुझे बिल्कुल परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसने नई बातें बहुत कम करी, पुराना ही माल वापस रिसाइकल करके चल जाती है। तो इसी लॉजिक और आर्गुमेंट को वो 2025 के सर्वे में वापस रिपीट करते हैं। ये सब बहुत खराब है, चिंता का विषय, जिसमें वो एक दो नए टॉपिक ऐड करता है। देखो, ओवर फाइनेंशियलाइजेशन के चलते शेयर मार्केट, ये सब आईपीओ, ये सब बहुत ग्लैमरस दिखता है। तो स्कूल कॉलेज के जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अपना कैरियर डिसाइड नहीं किया, अब वो क्या सोचेंगे? मैं मैकेनिकल इंजीनियर बन जाऊं, टेस्ला जैसी गाड़ी भारत में बनाऊं? नहीं, मैं साइंटिस्ट बन जाऊं और ये जैसा डीप सीक या ये एनवीडिया और ये सब लोग जैसे हाई लेवल के जीपीयू बनाते हैं, ये चीज बनाने में नहीं। मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, जो ये सब आईपीओ का, म्यूचुअल फंड का ये सब काम करता है, क्योंकि वही बेस्ट चीज है, उसी का ग्लैमर है, उसी की सब रील चलती है वगैरह। तो इकोनॉमिक सर्वे ने ये कहा कि ओवर फाइनेंशियलाइजेशन हार्म्स द प्रोडक्टिविटी। कैसे? क्योंकि जो भी ब्राइट स्किल्ड वर्कर्स या यूथ है, वो प्रोडक्टिव काम जहां पर करना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर, साइंटिस्ट वहां जाएगा नहीं, वो सब जाएंगे हमको भी अब ये शेयर मार्केट का ट्रेडर बन जाना है, हमको भी इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, आईपीओ वाला खेल करता है। दूसरा, ऐसे ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बनते हैं, जो कि आईपीओ की अंडरराइटिंग, ये सब कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन वगैरह के एडवांस कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाते हैं, वो क्या करते हैं? इसकी टोपी उसके सर पे, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे ये फ्यूचर, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, सब प्राइम क्राइसिस का निर्माण करते हैं। सबसे पहले ऐसी फैमिली को लोन देंगे जो लोन चुका नहीं पाएगा, तो उसका लोन पेपर होगा, उसके ऊपर बॉन्ड इशू करके मार्केट में जारी करेंगे, उसके ऊपर मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी ऐसा तीसरा लेवल का डेरिवेटिव प्रोडक्ट बना के बेचेंगे, और गुब्बारा बनेगा, गुब्बारा फट जाएगा। 2007 अमेरिका में ये हुआ था। एग्जैक्टली क्या होता है समझने नहीं बैठे, दिस इज द प्रॉब्लम विद ओवर फाइनेंशियलाइजेशन। तो बेसिकली सब जोखिम है और चिंता का विषय ऐसा इकोनॉमिक सर्वे कहता है। फिर वो ग्राफ बताता है, ग्राफ में कुछ ऐसा समझना है। मान लीजिए ये आदमी स्टीरॉइड लेना चालू करे, तो समझो इधर से उधर इसका 3% बॉडी बढ़ गया, फिर ओके मैं भी और स्टीरॉइड लेता हूँ, तो इधर से इधर इसका 6% बढ़ गया। लेकिन एक हद के बाद आप समझो हल्क थोड़ी बन जाओगे, जो मनुष्य की बायोलॉजी है उस हिसाब से एक हद से ज्यादा ग्रो कर नहीं सकते। तो फिर वो और स्टीरॉइड है तो क्या होगा, इधर से इधर ये 2% इसका ग्रो हुआ है सब मसल मास, इसके आगे हो जाएगा जीरो, क्योंकि एक हद के बाद तो आर्नोल्ड भी है, तो वो और स्टीरॉइड पट जाएगा, आदमी मर जाएगा। तो इसे आप क्या कहें? बेल शेप का है। एक हद तक आप स्टीरॉइड लेते हैं तो आपकी बॉडी ग्रो करती है, लेकिन एक हद के बाद वो नुकसान करता है, मर सकते हैं, या फिर कुछ ग्रोथ आपको दिखेगा नहीं। सिमिलरली मान लीजिए कोई ऐसा दुनिया है या देश है जहां पर कुछ शेयर मार्केट नहीं, जीरो है, फिर वहां पर अगर 10% शेयर मार्केट ग्रो करे, जैसे गाम्बिया, इक्वेडोर, मोरक्को, तो इससे क्या फायदा होगा? आईपीओ आएंगे, आईपीओ कंपनियों को नया कैपिटल मिलेगा, उसके चलते वो लोगों को जॉब्स देंगे, तो इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो शेयर बाजार की जो वृद्धि है उसके चलते इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगा, करेक्ट, अप टू अ लेवल।
लेकिन फिर एक हद से ज़्यादा ऐसा सब हो गया, 140% शेयर मार्केट और 100% ही जीडीपी है, तो फिर और आप उसको कितना ही शेयर बाजार ग्रो करके दो, कितना ही डीपनिंग ऑफ द कैपिटल मार्केट कर दो, उससे डिमिनिशिंग रिटर्न्स आएंगे। मतलब उसे फायदा कम नुकसान ज़्यादा, धीरे-धीरे वो नीचे डाउन फेज में चलेगा। जैसे कि आयरलैंड, यूएसए, जापान, ये सब ऐसे फेज में अभी हैं। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि यहाँ पर सेबी जैसी संस्थाओं की क्या रोल है? उनका रोल ये है कि ये जो अपर लेयर है, इसको कंट्रोल में रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए 140%, 200%, वरना गुब्बारा ऐसा फट जाएगा। तो दैट इज व्हाट इकोनॉमिक सर्वे सेड कि शेयर मार्केट आता है तो जीडीपी ग्रोथ आता है, करेक्ट। पर वो गरीब देशों के लिए जहाँ पर कुछ नहीं था, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके अमेरिका, जापान, वहाँ पर शेयर मार्केट अगर और ग्रो करता है तो असल में उसके चलते जीडीपी और ग्रो नहीं करता। जीडीपी क्या है हम लोग पढ़ेंगे पिलर 4 में, तब आपको ये ग्राफ और क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली इट इज अ बेल शेप कर्व। तो वी आर डन विद म्यूचुअल फंड, हेज फंड, राइट्स, इनवाइट्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये सब खत्म। इसके बाद नई चीज आएगी पार्टिसिपेटरी नोट, वो थोड़ा अलग सवाल की चीज है। ब्रेक के बाद समझते हैं। ब्रेक में ये क्वेश्चन ट्राई करो। ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आपको ये सब में क्या ठीक लगता है? वोटिंग लाइन एंड टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। हबीब, ट्विंकल, नेहा, मधुर, दिव्या, अंशिका, अमन, प्रभात, अंकुश, मुकुल, साहिल, वीरेंद्र, पायल, समग्र, अरुमिता, साक्षी, आलोक, महिमा, विष्णु, आनम, महक, मधु, चिराग, शालू, अफजल, सुदर्शन, रोमानी, अमरीश, समृद्धि, अनु, हरिकिशन, अल्फ्रेड, अभिषेक, अर्जुन, शान, मानसी, आशीष, ईशा, रेवती, सरस्वती, आशुतोष, करेक्ट आंसर। देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी, आप एक रिटेल इन्वेस्टर, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप आरबीआई में सीधा अकाउंट खोल दो, रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट, आरबीआई का इक्विटी प्लेटफॉर्म है, या फिर आप डीमैट अकाउंट खोल दो, जो शेयर बाजार की ट्रेडिंग आप यूज करते हैं, और फिर आप उधर से भी ये सब म्यूचुअल फंड वगैरह को कमांड देके यहाँ से आप खरीद सकते हैं। सो बोथ वेज आर पॉसिबल, ऐसा नहीं कि ये बंद हो गया। तो पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि रिटेल इन्वेस्टर कैन यूज डीमैट अकाउंट इन्वेस्ट इन कर सकते हैं। दूसरा क्या बोला है कि जो आरबीआई का इंडिया सोएम है वो क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेडिंग का उसका प्लेटफॉर्म है, वो भी कलम में देखा था। तो दैट इज करेक्ट, दैट इज करेक्ट। द आंसर इज बी 1 एंड 2 ओनली। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि जो सीडीएसएल है उसमें आरबीआई की मालिकी है, तो आरबीआई उसका ओनर है नहीं। आरबीआई की ओनरशिप कहाँ पर है? एक संस्था डीआईसीजीसी, वो वन भी याद करो, उसमें आरबीआई की शेयर होल्डिंग है। बाकी हर जगह ऐसे वो नहीं अपने पाँव पसारता है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यार फिर भी टफ क्वेश्चन है, क्योंकि चलिए इसको तो मैं एलिमिनेट कर दे कि आरबीआई का इसका ओनरशिप नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी हमने देखा नहीं है। तो उस हिसाब से सी चला गया, डी चला गया, बट स्टिल वी आर 50-51 हो सकते हैं, तो बी हो सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। और ये ऐसी चीजें नॉर्मल बुक्स में दी नहीं है। ये तो ऐसा है कि भारतीय पाठक इंडियन फाइनेंशियल मार्केट या फिर ऐसी बड़ी बुक कोई देखो या आगे की वेबसाइट पे जाओ तो हो सके। तो 50-50 मैक्सिमम पॉसिबल, अदरवाइज इसको स्किप कर देना चाहिए। 2021 में पूछा था। कैसे और भी प्रश्न है वो दूसरे ब्रेक में देखेंगे। अभी हमको समझना है ये पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या है। एफआईआई मींस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ये लोग क्या भारत की कंपनियों में अप टू 10% शेयर्स खरीदते हैं। अगर 10% से ज्यादा खरीदेंगे तो हम कहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। क्या ये सब हम लोग थर्ड पिलर में देखेंगे। अभी के लिए समझो कि एफआईआई एफपीआई वाले क्या है? फॉरेन पार्टियां, मॉर्गन स्टैनली, एचएसबीसी वगैरह, जो भारत में आते हैं, भारत में ऑफिस खोलते हैं और भारत के शेयर बॉन्ड में इन्वेस्ट करने की चाहत रखते हैं। तो इनके पास इंडिया में आएंगे, इंडिया का पैन कार्ड लेना पड़ेगा, करेक्ट। इंडिया में डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, करेक्ट। सेबी में रजिस्टर करना पड़ेगा, करेक्ट। तो यस दे विल डू इट।
तो जैसे एचएसबीसी है, वो सेबी रजिस्टर्ड एफआईआई है, वो बैंक भी है और वो एनबीएफसी टाइप के भी काम करता है और फिर उसका डीमैट अकाउंट होगा, उसके अंदर उसने ये इन्फोसिस सत्यम किंगफिशर सब खरीद के रखा होगा। तो कर सकता है, लीगल है, सब अलाउड है। लेकिन मान लिया टॉम क्रूज, उसकी इच्छा हो जाए कि भारत में इन्वेस्ट करना है, मतलब वो ऑफशोर इन्वेस्टर है, भारत के बाहर है, लेकिन मुझे पान कार्ड नहीं लेना, मुझे डीमैट अकाउंट नहीं खोलना, मुझे सेबी में रजिस्टर नहीं करना, बस मुझे ऐसे ही मन मर्जी को थोड़ा बहुत पैसा इसमें लगाना है। तो वो क्या करेगा, वो अपने $100 एचएसबीसी को देगा और उसे कमांड देगा कि मेरे वास्ते सत्यम इन्फोसिस के इतने शेयर आप खरीद लो। तो एचएसबीसी क्या करेगा, अपने डीमैट अकाउंट में वो शेयर खरीदेगा और सामने टॉम क्रूज को वो एक रसीद देगा कि हाँ भाई आपके $100 मिले थे, उसमें से हमने ये चीजें खरीदी। तो ये जो पेपर डॉक्यूमेंट उसने जनरेट किया उसे हम कहते हैं पार्टिसिपेटरी नोट यानी पी नोट। तो समझो टॉम क्रूज ने इनडायरेक्टली इन्वेस्ट किया है, उसने पैसा एचएसबीसी को दिया और एचएसबीसी ने अपने अकाउंट में वो सारा माल खरीद लिया और बदले में सबूत के रूप में एक रसीद टॉम क्रूज को दे दी। आपके हाथ तो करें, इसमें क्या दिक्कत है भाई, इसका मिसयूज हो सकता है। मिसयूज ऐसे हो सकता है कि हाफिज सईद एचएसबीसी को $100 दे दे कि देखो ये हमारा कोई स्लीपर सेल एजेंट है, उसने एक शेल कंपनी बनाई है जो कुछ धंधा नहीं करती, बस उसमें पैसा आना चाहिए और उसे वो आतंकवादी और सब प्रोपेगेंडा फैलाएगा और तुम उसके शेयर्स खरीद लो। तो इस प्रकार से टेरर फाइनेंस में भी ये पार्टिसिपेटरी नोट्स का मिसयूज हो सकता है। यस, दैट इज पॉसिबल। इसलिए चिंता का विषय है। दूसरा चिंता का विषय, मैं और आप शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, तो उस पर सरकार को सब पता चल जाता है कि तुमने कितना पैसा कमाया, उस पर इतना कैपिटल गेन्स दो, इतना सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स दो, बहुत सारी टैक्स आपको लगते हैं। बिकॉज आपने डीमैट अकाउंट खोला है, पान कार्ड लिया है, मैंने भी डीमैट अकाउंट खोला, पान कार्ड लिया, तो सरकार टैक्स मांगेगी। लेकिन टॉम क्रूज के केस में समझो, उसने तो कोई अकाउंट खोला नहीं, तो आप ट्रेस ही नहीं कर सकते, ट्रेस नहीं कर सकते तो आप टैक्स नहीं मांग सकते। आपको पर्सनल टॉम क्रूज से टैक्स मांगने की कब नौबत आ सकते हैं। समझो अगर उसने $20 इन्वेस्ट किया सत्यम और किंगफिशर कोई कंपनी में इनडायरेक्टली, तो उसकी जो पार्टिसिपेटरी नोट थी उसकी वैल्यू क्या है, $20। भविष्य में जब जैसे बिटकॉइन का भाव बढ़ेगा तो बिटकॉइन के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का भाव बढ़ेगा, उसी तरह अगर इन सत्यम किंगफिशर का भाव बढ़ेगा तो इसकी पार्टिसिपेटरी नोट जो कि एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है वहां से अपनी वैल्यू को डिराइव कर रही है, उसका भाव बढ़ के हो जाए $40। तब वो आर्नोल्ड को बेच दे तो प्रॉफिट हो गया $20 का, किसको, टॉम क्रूज को। भारत सरकार टैक्स मांग सकती है, नहीं मांग सकती, क्यों, हमें पता ही नहीं चलेगा ना ये कहां पर उसने रखा है और क्या हुआ भारत के बाहर। तो दीज आर द चैलेंजेस विद पार्टिसिपेटरी नोट्स। आप कैसे अभी ने बैन कर देना चाहिए, आई एग्री विथ यू, मेरा भी ये मानना है, पर ये करते नहीं है, शायद इसलिए कि कुछ नेता लोगों का भी इनडायरेक्ट पैसा लगा होगा, इसलिए सब प्रेशर होगा। तो सेबी करती क्या है, सेबी आजकल रूल्स टाइट कर रही है कि जैसे ये जो एचएसबीसी ऐसे पार्टिसिपेटरी नोट जनरेट करे तो हर बार उसने $1000 मान लो फी भरनी पड़ेगी। एचएसबीसी ने मान लो हर 3-3 महीने पे अपना डेटा देना पड़ेगा सेबी को कि तुमने किसको कितना पार्टिसिपेटरी नोट इशू किया वगैरह वगैरह, ऐसा सब कुछ टाइप वो कर रही है। लेकिन लाखों करोड़ों रुपए भारत के शेयर बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट द्वारा इन्वेस्ट हुए हैं, जो चिंता का विषय है। अब कुछ लोग खिचड़ी करेंगे। देखिए, टॉम क्रूज और आर्नोल्ड की तमन्ना क्या है, हमारे पास डॉलर्स हैं और हमें भारत की कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, लेकिन हमें भारत सरकार में रजिस्टर नहीं करना, पान कार्ड कुछ टैक्स नहीं बनना, हमें रडार में नहीं आना है। तो दे वेंट विद दिस पार्टिसिपेटरी नोट्स नाम का इंस्ट्रूमेंट। कुछ लोग पूछेंगे तुमने 2-3 दिन पहले कुछ पढ़ा था भारत डिपॉजिटरी रिसीट या इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट, वो तो अलग चीज थी ना भाई। बिल गेट्स या मार्क जकरबर्ग कहे हमें इंडिया की जनता से पैसा चाहिए, हमको इन्वेस्ट नहीं, हमको तुम पैसा दो, लेकिन हमें सेबी से रजिस्टर नहीं करना, हमें कोई यहाँ परमिशन नहीं लेना, तो हम अपने जो भी शेयर एक्सिस बैंक को देंगे, एक्सिस बैंक वाले उसके मुकाबले जो भी इंडियन डिपॉजिटरी रिसीट बनाएंगे उसमें भारतीय जनता इन्वेस्ट करेगी और हमें अमेरिकन गोरे लोगों को पैसा मिले। तो देयर ऑब्जेक्टिव वाज डिफरेंट, इनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। पहली तो बात की कंपेयर करने की नौबत आनी नहीं चाहिए, एक ही फोटो याद रखना, इतना खत्म। ये नीचे लकड़ी पड़ी हुई है, ऊपर चांद है, तो दोनों में क्या कंपेयर कॉन्ट्रास्ट है, कुछ नहीं भाई, तुम खुद अपना पेट दबा के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। देयर इज नो नीड टू कंपेयर एवरीथिंग। एक एक लाइन के मुद्दे एक एक लाइन में याद करने चाहिए। ये हैंडआउट में 50 पेज है, हर पेज में मान लो 3 से 4 कंसेप्ट है, तो हर एक को ऐसे कंपेयर करोगे तो 150-500 आपके कंपैरिजन हो जाएंगे, उसका क्या काम है। इसलिए मैच्योर बनिए, बालक बुद्धि से आप ऊपर आइए, हर चीज का कंपेयर कॉन्ट्रास्ट करना जरूरी नहीं है, सबसे पहली बात ये। और करना है तो फिर खुद से सुकून से नोट पेन से आप लिखो, तो फिर आपको अपने आप क्लियर रहेगा। हमें प्रॉपर्टी याद रखनी है, फीचर याद रखना है। ये जो पार्टिसिपेटरी नोट है ये भी एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, जस्ट लाइक दोस बिटकॉइन एक्सचेंज फंड्स एंड फ्यूचर ऑप्शन वगैरह इंस्ट्रूमेंट्स। क्योंकि इसका खुद का क्या वैल्यू है, खुद का इसका ये वैल्यू है कि खोखे में जो इन्फोसिस के शेयर है उसका क्या वैल्यू है, उस हिसाब से ये पार्टिसिपेटरी नोट का वैल्यू ऊपर नीचे जा सकता है। तो रिमेंबर, इट इज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि अपनी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव कर रहा है। हाँ, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कितने हुए, डेट जैसे कि बॉन्ड हुआ, इक्विटी जैसे शेयर हुआ, और तीसरा डेरिवेटिव्स, और डेरिवेटिव्स में भी अलग अलग हो सकते हैं कि पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, कुछ ऐसे डेरिवेटिव होते हैं जो दूसरे लोन पेपर से, ऑयल बैरल से, गोल्ड से, फॉरेन करेंसी जैसी एसेट कहीं पर आप रखो और उसमें से अपनी वैल्यू को डिराइव करते हैं, जैसे और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जा सकते हैं। ऐसे एक होता है स्वैप, स्वैप यानी अदला बदली, वो भी एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है। जैसे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है, वो क्या है, वो थर्ड पिलर में आराम से समझेंगे, अभी उसमें गए तो हम लंबे हो जाएंगे, तो फिर ये 2.5 घंटे नहीं, ये 3-5 घंटे चलेगा। सो वेट टिल वी रीच पिलर 3। अभी के लिए याद रखो, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स आर आल्सो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। मुझे डर लगता है गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो मुझे इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। उसी तरह मैंने इन्वेस्ट कर दिया किंगफिशर के बॉन्ड्स में, अब मुझे डर लगता है ये तो भाग जाएगा, तो मुझे इसका भी इंश्योरेंस लेना चाहिए। तो उसे आप क्या कहेंगे, इंश्योरेंस पॉलिसी। हाँ, लेकिन उसका टेक्निकली करेक्ट टर्म है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। मतलब मैंने कोई एक कंपनी में इन्वेस्ट किया, अब मैं दूसरी कंपनी से उसका इंश्योरेंस ले लूं कि अगर इन्होंने मुझे अपना बॉन्ड का प्रिंसिपल इंटरेस्ट वापस नहीं किया, तो मेरे लॉस की भरपाई करना, मैं आपको फीस देने को तैयार हूं। तो ऐसे होते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स। आपको एलआईसी उसको नहीं जारी करेगा, वो तो दूसरी संस्था होती है एनबीएफसी। ये तो समझने के लिए क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बेसिकली वो बॉन्ड इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिफॉल्ट्स। यूपीएससी धौलपुर हाउस से मैंने फोटो खींचा, सर आपको किस बात की खुजली मची है, तो मेरे को ये खुजली मची है कि टैक्स चीज पे वाई जात का टैक्स लगता है कि नहीं। ऐसा 2 साल उनको खुजली मची है कि टैक्स का पूछते हैं। कांग्रेस के जमाने में योजना आई राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम, वो ऐसा था कि अगर आप फर्स्ट टाइम शेयर बाजार में इन्वेस्ट करोगे तो आपको इनकम टैक्स में कुछ छूट मिलेगी। क्या क्योंकि ऐसे पढ़ने नहीं बैठेंगे, उस वक्त सरकार की सोच होगी कि जनता गोल्ड में इन्वेस्ट करेगी, बारिश होता है, सब तकलीफ है, महंगाई बहुत बढ़ रही है वगैरह एक्सवाइजेड, तो हम इनको शेयर बाजार की तरफ ले आते हैं। तो इनकम टैक्स का लॉलीपॉप दिया, दैट वाज राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम, लेकिन ये बंद हो गई, ये तो अब है नहीं। तो जब भी आप अब समझो कोई भी शेयर बॉन्ड खरीदते बेचते हैं, उस पर अलग अलग जाके 4-5 टैक्स लगते हैं। इनकम टैक्स लगता है, कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी। अब कहाँ कौन सा कैसे टैक्स लगता है वो हम आराम से पढ़ेंगे सेकंड पिलर में, बजट टैक्सेशन में, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक वहाँ पहुंचेंगे। अभी हम लोग पहले पिलर में मनी बैंकिंग फाइनेंस इंश्योरेंस, और अभी के लिए कबूल करो कि यहाँ 4-5 जात के टैक्स तो लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करो तो फिर टैक्स नहीं लगते हैं या टैक्स में कुछ मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी चीजें जिनमें आपको इनकम टैक्स में रिलीफ मिलती है, माफी मिलती है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, ये सब क्या हम समझेंगे बेशक पिलर 1 डी में, मतलब नेक्स्ट वीक।
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम वगैरह लंबी चौड़ी लिस्ट है। बेसिकली इन सब पे हैंडआउट में दिया है, इनकम टैक्स में आपको मुक्ति मिलती है। यानी कि मैं अगर कहूँ ये ग्रीन है, तो इसके बाहर जो भी चीज़ होगी वो सब रेड है, उस पे इनकम टैक्स लगेगा। तो मतलब जो चीज़ ग्रीन बॉक्स में नहीं है, उन सब चीज़ पे इनकम टैक्स और बाकी टैक्स लगेंगे। जैसे शेयर बॉन्ड में आपने कमाया, म्यूचुअल फंड में कमा लिया, राइट्स इन्वाइट्स में, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में, ये हर एक चीज़ में आप जो मुनाफा कमाते हैं, ब्याज कमाते हैं, कुछ कमाते हैं, उस पर सरकार इनकम टैक्स मांगती है। बस तो यूपीएससी को 2 साल खुजली मच गई कि बस अब हमें ये सब पूछना है। भले छोटे गाँव शहर के बच्चे जिनको स्कूल कॉलेज में कुछ नहीं पढ़ा है, उनको इतनी फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह उनके सिलेबस में थी नहीं, लेकिन बस खुजली मची है तो हमको पूछ के रहना है। तो सवाल पूछे उन्होंने, मैं आपको हिंट देता हूँ, बेसिकली इनकम टैक्स तो लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत कम चीज़ें हैं जिनको माफी है, बाकी सब पे तो लगेगा ही लगेगा। तो मैं आपको हिंट देता हूँ, टैक्स लगेगा। 40 सेकंड आराम से क्वेश्चन पढ़ो। ऑलराइट फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा? वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। बादशाह, हरिओम, टेकचंदन, पंथ, अनु, अरुमिता, आशुतोष, अमरेश, तनु, दुर्गेश, शिवांत, हरिकृष्ण, वीरेंद्र, डॉली, आंचल, पायल, अलका, खुशी, आनम, ऋषि, रवि, हिमांशु, सुदर्शन, मेहक, प्रिया, तमायरा, प्रतीक्षा, नितिन, राजेश, आलोक, पवन, पर्वत, कोमल, मयंक, ये सब लोग फिर अल्फ्रेड, अर्जुन, ईशा, सरस्वती, आशुतोष, आशीष, अमर, मानसी, ओम, जाहिद, करेक्ट आंसर। देखिए, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड है तो हमने 2 दिन पहले पढ़ लिया था कि वो आपको महंगाई से बचाएगा, क्योंकि महंगाई से ज्यादा इंटरेस्ट उसमें पे किया जाता है। वो तो हमने देखा था। अभी मैंने आपको हिंट दिया कि भाई इस पे भी आपको टैक्स तो लगेगा, यहाँ पर क्या बोला टैक्स नहीं लगेगा, तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो उस हिसाब से ये बीसीडी चला गया, तो जवाब बनता है ए 1 एंड 2 ओनली। अब कुछ लोग कहेंगे लेकिन बाकी दो स्टेटमेंट में हमें डिबेट या कुछ, जैसे पहला है गवर्नमेंट कैन रिड्यूस द कूपन रेट ऑन बोरोइंग बाय द वे ऑफ आईआईबी, वो क्या पॉसिबल है? जवाब है वो ऐसे पॉसिबल है कि मान लीजिए सरकार महंगाई को काबू में कर दे, तो फिर ब्याज भी कम देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला कैसे है, महंगाई प्लस 1.5%। सो इफ यू रिड्यूस द इन्फ्लेशन देन गवर्नमेंट हैज टू पे लेस इंटरेस्ट ऑन द प्रोडक्ट। तो हाँ, सरकार अपना ब्याज का बोझ कम कर सकती है। ऐसा एक और भी प्रश्न इधर मैंने सीधा जवाब कर दिया, पर मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, आराम से इसको पढ़ो, थीम तो सेम ही है। देखिए, एलिमिनेशन मेथड से जाना है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है कि नहीं, सेकंड फर्स्ट क्या बोला है कि ये जो इनवाइट है उसमें से आपको मतलब टैक्स नहीं लगता है, ऐसी चीज़ कुछ बात है। तो मैंने आपको बताया टैक्स तो लगता है भाई। सो 1 इज रॉन्ग, तो 1 इज रॉन्ग, ऐसा एक ही ऑप्शन है डी। तो 1 रॉन्ग है तो 2 करेक्ट होना चाहिए, इसलिए जवाब हो जाएगा डी। अब कुछ लोग कहेंगे, देखिए एक तो पहली बात मैंने पढ़ा नहीं था, और दूसरा कि दूसरा स्टेटमेंट क्या है वो भी तुमने नहीं पढ़ा था। तो वो भी मैं कहूँ, जो इनवाइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्ड अंडर द सरफेस एक्ट, ये मैंने नहीं बताया था, क्योंकि इतना तो भाई किताबों में भी नहीं दिया है, इतना कौन टेक्निकल रूल्स पढ़ के जाता है। या तो आप एलएलबी का कोर्स कर लो, या तो फिर एलिमिनेशन मेथड हो, या फिर इसको स्किप करो। इंटरेस्टिंगली ये 2 बार ऐसे प्रश्न उन्होंने पूछे, मतलब 2022 में पूछा एक बार कि टैक्स लगता है कि नहीं, फिर 2023 में पूछा टैक्स लगता है कि नहीं, फिर 2024 में कुछ नहीं पूछा। हो सकता है 25 में भी ना पूछे, क्योंकि अब उनको भी पता है कि सब लोग रट के आएंगे, तो मे बी दिस जॉनर इज डिस्ट्रॉयड नाउ। ऐसा एक बार हो कि घोड़े के बारे में कुछ पूछा कि ये टाइप के घोड़े कहाँ पाए जाते हैं, फिर सब लोग रट के आते, दूसरे साल नहीं पूछा। अब जो ट्रिक मास्टर है, गेस मास्टर है, उसमें से तुक्के लगाएंगे कि देखो हमेशा ये जो टैक्स वाला स्टेटमेंट गलत होता है, उस हिसाब से ये वो करो। वो सब चोचलेबाजी है भाई, सब्जी रोटी दाल चावल ढंग से खाना खा के जाओ, ढंग से पढ़ाई करके जाओ। नेक्स्ट आर सम ऑर्गेनाइजेशंस। कमोडिटी मार्केट समझते हैं, फिर उसका कौन रेगुलेटर है वो समझते हैं। कमोडिटी मतलब ऐसी वस्तु जिसमें से आप कुछ नया प्रोडक्शन कर सकते हैं। एग्रीकल्चर कमोडिटी हो सकती है, कॉटन, वीट, बासमती, मेटल कमोडिटी हो सकती है, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, एनर्जी कमोडिटी, ऑयल, गैस वगैरह हो सकता है। तो इसका जब ऑनलाइन ट्रेडिंग किया जाए वो सब क्या कमोडिटी मार्केट। फॉर एग्जांपल, किसान एक वेयर हाउस में अपना अनाज जमा करे, वेयर हाउस मैनेजर उसको रसीद देगा, वेयर हाउस रिसीट। इसके दो उपयोग है, इसको बैंक में गिरवे रख के फार्मर लोन ले सकता है, या दूसरा कि इसे कमोडिटी मार्केट में लिस्ट करा के, जैसे शेयर मार्केट में शेयर बेचते हैं, तो कमोडिटी मार्केट में ऐसी सब रसीद आप लिस्ट करा सकते हैं, पूरे भारत के लोग उसको खरीद सकते हैं। तो दैट इज कमोडिटी ट्रेडिंग, और उसके साथ जुड़े फॉरवर्ड मार्केट कमीशन नाम का एक रेगुलेटर था। अब ये जो ऐसे जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ शेयर बिकते हैं, तो एक एनएससीएल नाम की संस्था थी, वहाँ पर ऐसे कमोडिटी मार्केट और उसकी रसीदें बेची जाती थी। गेहूं, चावल, बासमती गोदाम में पड़े, तुम ऑनलाइन खरीदो और ये सब सेटलमेंट होगा। ये जो एनएससीएल संस्था है, उसका कोई डायरेक्टर था जिग्नेश शाह। उसने ये किया कि वेयरहाउस में माल था ही नहीं, तो भी कंप्यूटर से फेक रसीद जनरेट कर दी 5600 करोड़ की। और मेरे आपके जैसे लोग, जैसे हम लोग शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं, कमोडिटी मार्केट में हम खरीद के बैठे, फिर जिस दिन गोदाम में डिलीवरी लेने गए तो कुछ था ही नहीं, उसके हम सब कोलैप्स हो गया। अब ये जो पूरी चीज़ थी कमोडिटी मार्केट, इसे रेगुलेट कौन करता था? फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। तो उसके जो ऑफिसर हैं उन्होंने ठीक काम नहीं किया होगा, तो सरकार ने कहा इट इज जस्ट लाइक गॉथम सिटी, इसको बंद कर देना चाहिए। इसको बंद कर दिया, अब से सारा काम देखती है सेबी। तो ये सब जो कमोडिटी मार्केट में होता है, इसका रेगुलेटर कौन है, याद रखना है, सेबी। पहले और था फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, अब वो खत्म हो गया। अब जो कमोडिटी मार्केट है, तो ऐसा गोल्ड का भी कमोडिटी मार्केट हो सकता है, जहाँ पर गोल्ड बिकता हो। वैसे एक वेयर हाउस है, गोल्ड कंपनियों ने वहाँ पर अपना सोना डिपॉजिट किया, और फिर उसकी सब इलेक्ट्रॉनिक रसीद जनरेट की, फिर ऑनलाइन उसका ट्रेडिंग चालू करे। वैसा गोल्ड एक्सचेंज भी हो सकता है, जैसा स्टॉक एक्सचेंज होता है, और यहाँ पर ट्रेडिंग हो वो इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट भी हो सकती है। ये सब हो सकता है। अब प्रश्न है, इसको कौन रेगुलेट करे? तो सरकार ने क्लैरिफाई किया कि देखिए, ऐसा जो भी गोल्ड एक्सचेंज या गोल्ड ट्रेडिंग होगा कमोडिटी मार्केट टाइप का, तो उसको रेगुलेट तो करेगा सेबी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो सब टाइप ऑफ द कमोडिटी मार्केट। लेकिन ये जो गोदाम है उसके अंदर गोल्ड रखा है, वो सही में रखा है कि नहीं, अच्छी क्वालिटी का है नहीं, उसको चेक करने के लिए दूसरी संस्था होगी, जिसका नाम होगा वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, डब्ल्यूडीआरए। जो ये देखेगी, डब्ल्यूडीआरए संस्था क्या देखेगी कि गोदाम में जो गोल्ड पड़ा है वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, और ये जो ऑनलाइन उसका ट्रेडिंग होगा गोल्ड एक्सचेंज में, उसको तो रेगुलेट करेगा सेबी। तो हमें बस याद इतना रखना है कि कमोडिटी मार्केट जितने भी जाती हैं उसको रेगुलेट कौन करेगा? सेबी। फिर क्या आपके अपन इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा है? फिर समझो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद जो जनरेट किया, आपने खरीद लिया मान लो 50,000 रुपए का 10 ग्राम, फिर बाद में जब भाव बढ़े तो आप जाके डिलीवरी ले लो, या आप किसी और को बेच दो तो आपका प्रॉफिट है। तो दैट इज हाउ इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रसीद विल गिव यू प्रॉफिट। बुलियन का मतलब क्या? गोल्ड और सिल्वर जो बड़े भारी मात्रा में बड़ा जत्था हो, बिस्किट और ईंटें जिसकी ट्रेडिंग होता हो,
तो शेयर मार्केट में शेयर ट्रेडिंग होता है, तो बुलियन एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स का ट्रेडिंग होता है, तो बुलियन एक्सचेंज में क्या ऐसा गोल्ड सिल्वर का ट्रेडिंग होगा। तो गुजरात में गिफ्ट सिटी है, वहां पर भारत का ऐसा पहला बुलियन एक्सचेंज बनाया गया है। एक लाइन में याद रखना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल यानी एफएसडीसी, वो फाइनेंस मिनिस्टर के चेयरमैनशिप में कमेटी है, उसमें अलग अलग सब रेगुलेटर बैठते हैं। आरबीआई गवर्नर, सेबी चीफ, आईआरडीए चीफ, पेंशन फंड का पीएफआरडीए, फिर एनपीए, बैड लोन वाला आईबीसी कोड है उसका, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया का चीफ, ये सब लोग बैठते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर बॉस है, ताकि आपस में सब कोऑर्डिनेशन हो सके, सुपरविजन हो सके। इसे क्या कहते हैं? एफएसडीसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। और उसमें ये जो ऑफिस में बैठे हैं, ये ऑफिस किधर है? तो वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे का एक विभाग है, वहां पर ये लोग बैठते हैं। भारत का आरबीआई है, तो अमेरिका का यूएस फेड है, चाइना का पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, तो ये सब क्या हुए? नेशनल बैंकिंग रेगुलेटर। भारत का सेबी है, अमेरिका का एसईसी है, तो ये सब क्या हुए? नेशनल शेयर मार्केट रेगुलेटर। तो सब लोग मिलकर बैठे हैं बासेल में, जो स्विट्जरलैंड में है, तो बनता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। उनका क्या ऑब्जेक्टिव है? इंटरनेशनल ये सब शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट, इन सबको रेगुलेट करना, कोऑर्डिनेशन करना। तो एफएसडीसी समझा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड समझा। तीसरा ऐसा ही मिलता जुलता नाम का फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एफएटीएफ, पेरिस में है। उसका काम क्या? मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ना। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक का पैसा व्हाइट करना। टेरर फाइनेंस यहाँ पे जो करे वो मैंने आपको बताया। इसे लड़ने के लिए उसकी सब ब्लैक लिस्ट होती है, ग्रे लिस्ट होती है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे पिलर 2 ब्लैक मनी के अंदर बजट के साथ। सेबी के नीचे एक संस्था है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, एनआईएसएम। उसका काम क्या है? ये सब शेयर बाजार का ट्रेनिंग दो, डिग्री डिप्लोमा के कोर्स करो। हाँ, तो ऐसा सब वो करेगी, ऐसा कुछ बोला। आजकल यूपीएससी को ऐसी भी कुछ नहीं है कि ऐसी अननोन ऑर्गेनाइजेशन का एक आध सवाल पूछ लेते हैं। एक बार ऐसा पूछा कि एक संस्था है टी बोर्ड, तो उसका मॉस्को में ऑफिस है कि नहीं। अब गैस मास्टर कहेंगे ऐसा एलिमिनेट करो, हाँ भाई वो ऐसा भी कभी कभी पूछते हैं, सो आई टोल्ड यू कि ऐसा कुछ है। आई टेक नो गारंटी कि ऐसा कुछ अपने से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि वो जो पूछते हैं वो इतना एडवांस लेवल का कुछ पूछते हैं जो किताबों में होता नहीं। अब तो क्या लगा कि एलिमिनेट करो और फिर सच हो जाए तो सब जो है फ्यूचर ऑप्शन मार्केट जैसा, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं वो इधर सिर्फ 1 साल के लिए आए हैं कि यूट्यूब चैनल कर लें, कुछ कोर्स बेच दें और बाद में सिलेक्ट हो जाएंगे या कहीं और कुछ काम करें। मैं इधर आया हूँ ये सोच के कि मुझे 20 साल इधर ही रहना है कोचिंग के धंधे में, तो आई डोंट गो फॉर सच शॉर्टकट ट्रिक्स एंड जो भी चोचलेबाजी चलती। इसके बाद का मुद्दा है, ये सब पटाखे अभी काफी जले, मैं खिड़की दरवाजे बंद करके आता हूँ। इसके बाद का मुद्दा कंपनी टाइप्स, थोड़ा पढ़ते हैं फिर एक ब्रेक ले लेते हैं। कंपनी टाइप, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वगैरह चीजें समझनी है, कुछ दम है नहीं, इसको हम निपटाते हैं। बच्चे का जन्म होता है तो हम बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो कंपनी का जन्म होगा तो उसका भी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, और वो आपने सर्टिफिकेट कहाँ और कैसे बनाया उस हिसाब से कंपनियां 3 जात की होती हैं। आपके मैंने अपनी ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका बर्थ सर्टिफिकेट ब्रिटेन के राजा या रानी से बना के मैं तो लाया हूँ। चार्टर यानी अधिकार पत्र। तो ब्रिटिश राजा या रानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया कि तुम इधर धंधा करो, तो उसे कहेंगे चार्टर्ड कंपनी है। तो देयर कुड बी चार्टर्ड कंपनी। आरबीआई, एलआईसी, एसबीआई, इन सब के लिए सरकार ने अलग से कानून बनाया, आरबीआई एक्ट, एलआईसी एक्ट, एसबीआई एक्ट। तो ये सब क्या? स्टैट्यूटरी कंपनियां, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, क्योंकि ये अलग कानून से बनी कंपनियां, इनका बर्थ सर्टिफिकेट अलग कानून है। दैट इज सेकंड टाइप ऑफ कंपनी। और बाकी जितनी कंपनी, रिलायंस, टाटा, इन्फोसिस, इन सबका नाम से अलग अलग कानून नहीं है, इन सबका एक ही कानून है, कंपनी एक्ट में वो रजिस्टर हुए हैं। तो बाकी जितनी कंपनियां वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो उन्हें क्या कहेंगे? रजिस्टर्ड कंपनी। तो 3 टाइप ऑफ कंपनी, चार्टर्ड कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनाना क्यों जरूरी है? अभी उसका स्कूल में एडमिशन होगा, आगे चल के वो वोट दे सकता है, लोन ले सकता है, अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है, हर जगह आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, ये सब चलता है। तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्यों कराना है? ताकि कंपनी को भी ऐसा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बनाया जाए। देखिए मैं व्यक्ति हूं, तो मैं अपने नाम पे गाड़ी बंगला खरीद सकता हूं, कंपनी भी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, यानी कि वो अपने नाम पर गाड़ी बंगला खरीद सकती है, अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर सकती है। आपको वो साइन के मतलब उसका सीईओ जो है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, वो साइन करेगा, बट कंपनी इज आल्सो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। व्यक्ति डिफेमेशन का केस कर सकता है, बदनक्षी मानहानि का, तो कंपनी भी कर सकती है, वगैरह वगैरह। फिर और हम पॉलिटी में जाएंगे नहीं, बस इतना याद रखना है कि इंकॉर्पोरेशन हुआ तो कंपनी बनती है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनियों के प्रकार, क्या सरकार आपकी कंपनी में मेजॉरिटी शेयर होल्डर है? रिलायंस के नहीं है, तुम के वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। आप पूछो ओएनजीसी को क्या सरकार मेजॉरिटी शेयर होल्डर है? वो कहे हाँ, तुम के वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी। तो 2 जात की हो सकती है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ओएनजीसी, बहुत सारे। नाउ ऑब्जर्व दिस, लेट मी ज़ूम इन। एक कंपनी है उत्तर गुजरात वीज कंपनी, दक्षिण गुजरात वीज कंपनी, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी की 4 उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम है कुछ। इनको पूछो तुम्हारा मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन है, तो वो क्या हमारा मेजॉरिटी शेयर होल्डर है गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। तो ये जो ऊपर है वो हो गया पापा, होल्डिंग कंपनी, और ये जो नीचे है वो सब क्या है? डॉटर्स, सब्सिडियरी कंपनी। ऐसा हो सकता है। उसी प्रकार प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में भी हो सकता है कि मान लो टीसीएस, टाटा स्टील, टाटा स्काई, टाटा मोटर्स, इनको पूछो तुम्हारे ऊपर कौन है जो भी मेजॉरिटी शेयर होल्डर, वो क्या? टाटा सन्स। तो टाटा सन है होल्डिंग कंपनी, नीचे जो है वो सब क्या है? सब्सिडियरी कंपनी। रिलायंस है या कोई भी जो कंपनी होती है, अल्टीमेटली दे आर जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया है और कंपनी चलती है। तो मुकेश अंबानी 90 रुपीज दे, मैं और आप 10 रुपए दे, 100 रुपए का शेयर कैपिटल हुआ, हम शेयर होल्डर बने। अब इलेक्शन से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुनेंगे, फिर उसमें चेयरमैन होगा, एमडी होगा, वो धंधा करेगा, हमें प्रॉफिट में से डिविडेंड देगा। आपका ये तो ठीक है, पर तुम बोले 100 रुपए का इन्होंने शेयर इशू किया, और ये जियो फोन बनाने के लिए भी 1000 रुपए तो लगे होंगे ना कैपिटल, तो बाकी का किधर से 900 रुपए लाया? तो इसलिए तो मैंने आपको सिखाया भाई, कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, अपने नाम का वो बॉन्ड भी इशू कर सकती है, अपने नाम से बैंक में लोन भी ले सकती है। तो शेयर कैपिटल से कुछ पैसा लाएगा, बाकी सबके वो बॉन्ड और लोन ले लेगा, उसकी मदद से रॉ मटेरियल खरीदे, स्टाफ खरीदे, ऑफिस खरीदे और प्रोडक्शन शुरू करेगा। अब ध्यान से समझना कि ऐसी जॉइंट स्टॉक कंपनियों में लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड, ये शब्द का क्या मतलब है? मान लीजिए किसी ने जियो फोन खरीदा और उसका बैटरी ब्लास्ट हो गया, उसका हाथ जल गया, आंख फूट गई, कुछ हुआ, और कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि रिलायंस कंपनी ने इस कस्टमर को 10,000 रुपये का कॉम्पेंसेशन यानी मुआवजा देना होगा। तो इसमें मान लीजिए आपने रिलायंस का शेयर खरीदा, 10 रुपये आपने दिए थे, और मुकेश अंबानी ने 90 दिए, सपोज आपकी 10% रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ऐसा जॉब है? नहीं। क्या जो 10,000 है उसमें 10% आपको एक्स्ट्रा देने जॉब, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज योर लायबिलिटी इज लिमिटेड, सीमित है। आपने 10 रुपये दे दिए, उधर ही आपकी लायबिलिटी आपने दे दिया, उसके बियॉन्ड आप और किसी काम के लिए लायबल नहीं है। आपके पास 10,000 रुपये किसको देने हैं? शेयर होल्डर ने नहीं देने हैं, रिलायंस कंपनी ने देने हैं। समझो रिलायंस कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वो अलग है।
यहाँ पर मुकेश अंबानी ने भी नहीं देना है। ऐसा नहीं कि अब मुझे नीता अंबानी को खिला के गहने में बेचूंगा, फिर मैं पैसा लाऊंगा, फिर इसको दूंगा, नहीं। क्योंकि वो अलग पर्सन है, कंपनी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन अलग है, कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ ऑर्डर किया है, कंपनी इज द आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, तो उसकी जिम्मेदारी 10,000 लाख के कस्टमर को दे। अब वो कैसे लाएगा, बैंक से लोन लेके आए, बाजार में बॉन्ड इशू करे, अपना कोई प्रॉपर्टी बेच दे, वो उसका चीज है। तो इस कारण से हम कहते हैं लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड। आपकी लायबिलिटी क्या थी, मैक्सिमम आपने जो पैसा दे दिया, फिर आप खत्म, आपको और कुछ नहीं करना है। अभी जैसे एक प्रश्न 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जो आपको समझ आए फिर इसको सॉल्व करते हैं। 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। हाँ तो मित्रों, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में आपको क्या लगता है? वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। अनु, मनीषा, यश, साहिल, स्नेहा, ऋतु, राहुल, अभिषेक, लक्ष्मीकांत, शिवांत, पायल, प्रभात, सुहास, अनु, आशीष, प्रिया, रजत, ममता, महिमा, मेघा, सुमित, शालू, बादशाह, दुर्गेश, चिराग, हिमांशु, रोमानी, आकाश, एस्पायरेंट, एक चंदन, चंद्रा, अंकित, सैनी, मधु, प्रतीक्षा, दिव्या, महक, ये सब फिर अल्फ्रेड, अर्जुन, ईशा, आशुतोष, आशीष, अमर, मानसी, ओम, जाहिदा, तानिया, करेक्ट आंसर्स। हाँ तो लीगल एग्जिस्टेंस तो है ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब ये जो भी रिलायंस वगैरह जितनी चीजें हैं, तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, उसका हम लोग लीगल एग्जिस्टेंस तो है। इट इज कलेक्टिव ओनरशिप, करेक्ट। यही तो हमने अभी देखा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी रिलायंस है जो भी, तो मुकेश अंबानी की 90%, आपकी 10%, तो कलेक्टिव ओनरशिप तो है, सो फोर्थ इज ऑल्सो करेक्ट। तो अगर 1 and 4 इज करेक्ट, तो फिर जो जवाब बचे एलिमिनेशन मेथड से क्या है, डी 1 2 3 4। अब कुछ लोग कहेंगे तो फिर बाकी स्टेटमेंट का क्या मतलब है? जैसे सेकंड है लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर, वो मैंने आपको बताया कि कंज्यूमर कोर्ट को आदेश दे तो आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है, वो कंपनी अपना बोलेगी। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट करेक्ट है, क्योंकि वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, आपने इलेक्शन से उनको चुना है और वो कंपनी चलाते हैं। अब कुछ लोग इधर वकील बन जाते हैं, वो ऐसे कि भाई डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट तो है नहीं, मुकेश अंबानी के पास मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है, तो उसने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में खुद के ये सब अनंत अंबानी और इन सबको बिठाया जिसको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो डेमोक्रेटिक तो कहाँ से हुआ? तो भाई वो तो चीज बहुत सारे जो अपने एमपी एमएलए हैं वो भी कहाँ उनका एक्सपीरियंस या तो डू नॉट मिक्स अप द थिंग्स। रवीश कुमार का चैनल नहीं है यूपीएससी, स्टेटमेंट को आपको निष्पक्ष रूप से देखना है, बेसिक उसकी अंडरस्टैंडिंग से देखना है, आगे चला जाना है। तो ये सॉल्व स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है फिर उसके प्रकार होते हैं। एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जैसे अनअकैडमी बायजूस। ये लोग आम जनता को अपने शेयर बॉन्ड नहीं बेच सकते, वो मैक्सिमम मिनिमम 2 से 200 लोग तक में अपने इन्वेस्टर ढूंढ सकते हैं, उससे ज्यादा वो नहीं जा सकते। रिलायंस वगैरह पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो मिनिमम 7 से लेके मैक्सिमम बहुत सारे लोगों से अपना शेयर बॉन्ड वो अपने जो भी इशू कर सकती है, बिकॉज दे आर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की इच्छा हो जाए कि मुझे 200 के बाद और 201 व्यक्ति से इन्वेस्टमेंट लाना है, मार्केट में शेयर बॉन्ड इशू करने, तो फिर वो क्या करे? प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऐसा अपना रजिस्ट्रेशन चेंज कर दे, अपग्रेड कर दे, सो यस दैट इज अलाउड। अब कहते हैं ये जो भी अनअकैडमी बायजू वगैरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तुम बोले वो आम जनता से पैसा मांग नहीं सकती, मतलब शेयर बॉन्ड इन्वेस्टमेंट टाइप का, तो चालू कैसे हुई? तो 2 से लेके 200 लोग से तो चालू हो सकती है ना, तो फ्रेंड से, रिलेटिव से प्राइवेट प्लेसमेंट करके, मतलब वो जैसे एंजल इन्वेस्टर के पास जाए, टाटा के पास क्या थोड़ा पैसा दे दीजिए हमारा स्टार्टअप है, वेंचर कैपिटल फंड के पास जाए, तो ऐसे वो अपना कैपिटल एक्वायर करती है। बाद में इनको लगे हमें और कैपिटल चाहिए, तो वो रजिस्ट्रेशन चेंज करेंगे कि प्राइवेट से पब्लिक लिमिटेड बनेंगे और अपना आईपीओ इशू करेंगे। भारत के अंदर मान लो 1 लाख कंपनियां हो, तो उसमें पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हो सकती है 5,000 और बाकी 95,000 सब प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां होगी।
क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी एक तो उनका इतना नाम नहीं होगा कि वो शेयर इशू करे तो कोई खरीद भी ले, तो वो अपना सुकून से छोटा मोटा सेटअप रखेंगे जो होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जैसे जोमेटो फूड डिलीवरी वाला था, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शुरू हुआ, तो शुरुआत में नौकरी.com, जैक मा मतलब चाइना का बिलियनर टाइगर ग्लोबल और बाकी लोगों से उसने जो भी ₹100 का कैपिटल एक्वायर किया। फिर उसकी इच्छा हुई कि अभी मुझे और ₹200 चाहिए, तो मैं अपना आईपीओ इश्यू करूंगा, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज को मैं पहली बार अपने शेयर इश्यू करूंगा। तो उसने जोमेटो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई और मार्केट में आईपीओ लाया, अपने शेयर इश्यू किए। तब देखो इस स्टार्टअप वालों का मतलब गेम क्या होता है कि जब आईपीओ आएगा तो जो ओरिजिनल फाउंडर या इन्वेस्टर है वो अपने शेयर किसी और को महंगे दाम पे बेच के भागने की उनकी फिराक होती है। तो नौकरी.com का देखो पहले 18% था, वो हो गया 15, जैक मा का 16 था, वो हो गया 7। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कुछ शेयर्स बेच दिए होंगे। उन्होंने शुरू में इन्वेस्ट किया होगा तो उनके शेयर का ₹10 का गिना होगा, फिर इधर जब करेंगे तो ₹200 में बेचा होगा वगैरह। तो दैट इज द गेम ऑफ स्टार्टअप एंड दिस आईपीओस। उसमें भी दिमाग नहीं खर्च करना, एक दो लाइन में जो समझ आ गया वो काफी है। अब खिचड़ी मत करना। मैंने जो बताया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो प्राइवेट लिमिटेड शब्द का मतलब क्या है कि वो आम जनता को आईपीओ शेयर वगैरह वो नहीं कर सकती। वो करना है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनो, जैसे रिलायंस है। पब्लिक सेक्टर कंपनी अलग चीज है, जैसे ओएनजीसी। पब्लिक सेक्टर मतलब क्या? सरकारी कंपनी, सरकार जहाँ मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। प्राइवेट सेक्टर कंपनी वो अलग है। तो रिलायंस क्या है? वो प्राइवेट सेक्टर कंपनी, सरकार मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं है। तो समझो रिलायंस प्राइवेट सेक्टर भी है, रिलायंस पब्लिक लिमिटेड भी है। दोनों शब्द सही है क्योंकि दोनों के डेफिनेशंस अलग है। अब ऐसी जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, मतलब जो आम जनता को अपने शेयर बेच सकती है, जैसे रिलायंस, तो उसके भी दो टाइप होते हैं। एक होती है लिस्टेड कंपनी, जिसके शेयर ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में बिक रहे हैं, जैसे इन्फोसिस, टाटा, टीसीएस वगैरह। दूसरी होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पर उनके शेयर अभी तक बाजार में बिकने को नहीं आए, जैसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। सरकार ने उसका रजिस्ट्रेशन पब्लिक लिमिटेड कंपनी वाला रखा है, ये सोच के कि बाद में कभी आईपीओ लाएंगे, जैसे एलआईसी का किया और उसमें करोड़ रुपए कमाएंगे। अभी उन्होंने किया नहीं, तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पर शेयर अभी तक लिस्ट नहीं हुए, इसलिए वो है अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब ये सब ग्राफिक्स आपके हैंडआउट में भी है। गवर्नमेंट मेजॉरिटी शेयर होल्डर के नहीं, उस हिसाब से पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। आम जनता को अपने शेयर बेच सकते हो कि नहीं? अनएकेडमी के नहीं, क्योंकि हम लोग प्राइवेट लिमिटेड है। बाकी सब बेच सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड है। उसमें रिलायंस के शेयर तो मिलते भी हैं तो लिस्टेड है, इंडिया पोस्ट पेमेंट के नहीं मिलते तो अनलिस्टेड है। तो इट इज ऑल गिवन इन योर हैंडआउट। इसके अलावा कंपनी एक्ट में और भी कुछ कंपनियां, 1% कंपनी, मतलब एक आदमी अकेले से शुरू करे, वरना तो क्या था, कम से कम 2 से 200 लोग हो तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनती थी। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ऐसी कंपनियां जो अपना प्रॉफिट वापस से बिजनेस में रीइन्वेस्ट करेंगी, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देंगी, उसको कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। जैसे जीएसटीएन वेबसाइट चलाने वाली कंपनी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो यूपीआई बीम वगैरह चलाती है, जिसके बारे में हमने पिलर 1 A1 में समझा था। तो दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी सुषुप्त, अब वो क्यों कैसे बनते हो हम समझने नहीं बैठेंगे। बेसिकली मेरी इच्छा कि मैं मृणाल लिमिटेड कंपनी अभी रजिस्टर करता हूं, धंधा मुझे कुछ करना नहीं, 3 साल बाद करूंगा, पर मेरा नाम कोई ले नहीं ले, इसलिए मैं अभी से बनाता हूं। तो ऐसी गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है, आपको उसके और भी उपयोग होते हैं, पर वो हमारी एग्जाम में काम के नहीं, तो विल नॉट वेस्ट टाइम। आपके बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम भी जाके एक कंपनी रजिस्टर कर देते हैं। भाई ये यूट्यूब चैनल जैसा नहीं है कि चालू किया फिर मजा नहीं आया तो बंद कर दिया। रजिस्टरिंग अ कंपनी इज वेरी कम्बरसम एंड एक्सपेंसिव, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करो, फिर हर साल हर क्वार्टर में मतलब 3-3 महीने पे उसका ऑडिटिंग और सब रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट ऑफिस में को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजो, सब टैक्स की लायबिलिटी हो, बंद करना हो तो अलग-अलग बहुत सारी संस्थाओं से आपको एनओसी लाना पड़ता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो हमने पिलर 1 B 2 में देखा था। तो कंपनी जो शुरू करनी है वो काफी जटिल चीज है, क्योंकि ये सब स्वाभाविक आपको तो आएगा नहीं, तो आपने अलग से चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट लॉयर रखने पड़ेंगे और उनको हर साल बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, भले आप कुछ ना कमाते हो। तो ये जो पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका मैंने आपको नुकसान बताया कि रजिस्ट्रेशन फी, ऑडिटिंग वगैरह आपने सब चार्टर्ड अकाउंटेंट लॉयर सब नौकरी पे रखने पड़ेंगे। अब भाई मुझे तो छोटा-मोटा एक रेस्टोरेंट ही खोलना है, इतनी अपने को टेंशन नहीं चाहिए। देन देयर इज अ सेपरेट एक्ट, कंपनी एक्ट में मत जाओ, आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाओ और 2 या 2 से ज़्यादा लोग को अपना पार्टनर बना दो, तो कंपनी एक्ट नहीं है, वो अलग चीज़ है। तो दैट इज पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप से बनाई गई एक फॉर्म या ऑर्गेनाइजेशन। हालाँकि अब क्योंकि इसमें ये मजा है, ये सब रजिस्ट्रेशन फी, ऑडिटिंग वगैरह आपको काफी लिबरल रहेगा, आसान रहेगा। तो स्वाभाविक है 2 हाथ से लड्डू नहीं खा सकते। आपको ये सब रजिस्ट्रेशन में मुक्ति मिल गई, आसानी मिल गई, तो दूसरी जगह टाइट करेंगे। टाइट ऐसा करेंगे कि मान लो आपके रेस्टोरेंट में किसी ने खाना खाया, उसको फूड पॉइजनिंग हो गया, वो कंज्यूमर कोर्ट में गया, कंज्यूमर कोर्ट ने कहा इसको 50,000 रुपए दो। नाउ ईच पार्टनर इज जॉइंटली लायबल फॉर दिस। फिर उसके लिए हाँ, मुझे अपनी वाइफ के, अपनी मदर के गहने बेचने पड़ेंगे और इसको देना पड़ेगा। मैं निकल नहीं सकता कि नहीं मेरा तो ₹10 का शेयर होल्डिंग है। तो दैट इज द पार्टनरशिप एक्ट, उसमें आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। कंपनी एक्ट में लायबिलिटी कम रहती है। आपको इससे ज़्यादा जटिल और मतलब टेक्निकली नुआंस चीज़ें हैं, पर वो सब एलएलबी का कोर्स करने में नहीं बैठे, हमें थोड़ा-थोड़ा समझना है, समझ के आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको रिलायंस, अदानी वगैरह जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर हुई, लेकिन इसमें सैड इमोजी क्यों डाला मैंने? क्योंकि रजिस्ट्रेशन बंद करना है, पेपर वर्क, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट लॉयर, बहुत सब रखना पड़े। आपको नहीं करना था तो आप पार्टनरशिप, मतलब रेस्टोरेंट जैसा बना दो, उसका पार्टनरशिप एक्ट अलग है। अब दोनों जगह एक फायदा एक नुकसान, तो सामने उल्टा भी है कि कंपनी एक्ट में इंडिविजुअल पार्टनर की लायबिलिटी, उसकी शेयर होल्डिंग कितनी है, तो फिर वो आगे जो ब्लास्ट हो गया मोबाइल वगैरह, हमने एग्जांपल से देखा। पार्टनरशिप एक्ट में क्या, सबकी जॉइंट लायबिलिटी, तो आपकी वो जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। अब कुछ लोग कहते हैं देखो इधर भी नहीं और उधर भी नहीं, मुझे बीच का मजा दो कि दोनों साइड के दोनों थोड़े-थोड़े मजे चाहिए, तो उसे हम क्या कहें? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जैसे वाजीराम एंड रवि कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में ऐसा होगा कि जो भी 2 पार्टनर है, तो एक होगा डोरमेंट और दूसरा होगा एक्टिव। तो उस हिसाब से भगवान नहीं करे उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कंज्यूमर कोर्ट का ये बच्चे को कुछ जो भी इंजरी हो गया था, इतना पैसा दो, तो उसमें क्या लायबिलिटी होगी, वो प्लस माइनस हो सकती है। यहाँ पर दोनों साइड के थोड़े-थोड़े मजे मिले, अब वो एक्जेक्टली कैसे हो हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, सफिशिएंट टू नो। ऐसी तीसरी जात की भी कंपनी हो सकती है जिसको कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उसमें शायद ऐसा हो कि मान लो कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कुछ पंखा गिरा, किसी बच्चे को चोट आई, 50,000 देने हैं, तो गवर्नमेंट पार्टनर है सुषुप्त, तो वो कहने मेरा इसमें इतना जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि मैं तो रोज ही चलाता नहीं। जो एक्टिव पार्टनर है उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी बने, तो उसने 50,000 में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़े। फिर असल में वो उससे ज़्यादा नुआंस होगा, पर वो सब एलएलबी हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के और भी टाइप होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, स्टार्टअप, लेकिन वो अलग-अलग पिलर में पढ़ेंगे, अभी हमें सिर्फ कंपनी एक्ट की तरफ ज़्यादा समझना है। तो कंपनियों के कुछ प्रकार देखें, फिर आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बाकी चीज़ें। देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब क्या? गुड गवर्नेंस क्या? सुशासन, कि देश ठीक से चलाया जाए, सब जो गरीब हैं, वीकर सेक्शन उनकी बात सुनी जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी ऐसा है कि कंपनी ठीक से चलाई जाए। इट इज अ वे ऑफ डायरेक्टिंग कंपनी, ताकि सारे स्टेक होल्डर्स में क्या है, जिन्हें शेयर खरीदे, जो नौकरी करता है, कस्टमर है, होलसेलर, डीलर, सीमेंट कंपनी है, आजू-बाजू जो लोग रहते हैं, उनका फेफड़ों में जो पॉल्यूशन जा रहा है, सभी लोग यहाँ पर स्टेक होल्डर हैं, हितधारक है और उन सबके हितों की रक्षा करनी है। दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसके बारे में हम लोग मेंस के लेक्चर में और पढ़ेंगे, क्योंकि मेंस पेपर 4 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस मुद्दा है, तो अभी और इसमें हम जान नहीं रहे हैं। ई कॉमर्स में आप जानते हैं फ्लिपकार्ट या अमेज़न है। उसी तरह शेयर की जो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती है, तो 2 बड़े नाम कौन से हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
इसमें जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं वो कहते हैं नहीं, हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आपने अपनी कंपनी के शेयर्स लिस्ट कराने हैं तो तुम्हारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत जोरदार होना चाहिए, सब ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी ये वो सब करो तुम। तो ऐसी जो गाइडलाइन इशू की उसे कहते हैं एनएससी प्राइम गाइडलाइन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। ये मुझे नहीं पता था, फिर यूपीएससी ने ईपीएफओ में पूछा तो मैंने सर्च किया कि कभी क्या है इसमें, भाई नहीं पता है तो स्किप करना चाहिए, ये तो एब्सोल्यूट जनरल नॉलेज हुआ, आपको नहीं पता तो फिर क्या कर सकते थे। ये जो कंपनी एक्ट है उसके अंदर 4 बड़ी स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। एक है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसके 2 काम है, एक तो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट के जो केसेस होते हैं उसकी सुनवाई करे, और दूसरा कंपनियों के अंदर बॉर्डरूम में जो लड़ाई झगड़े हो जाए, जैसे रतन टाटा और साइरस मिस्त्री के बीच लड़ाई हो गई कि चेयरमैन कौन बनेगा, तो ये सब की सुनवाई किधर होगी, नॉर्मल कोर्ट में नहीं होगी, उसका ये अलग नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। दूसरा है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी यानी एनएफआई। कंपनी का क्या प्रॉफिट लॉस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका सब ऑडिट करेगा, उसका सब बनाकर फाइनेंस मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को भेजेगा। लेकिन जैसे सत्यम स्कैम हुआ या आईएलएफएस में स्कैम हुआ, तो उसके जो सीए थे उन्होंने ठीक से देखा नहीं या उनकी भी मिली भगत थी, तो ऐसे लोगों को थोड़ा टाइट करना है, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं, वो काम कौन करता है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इसके चलते इनका लड़ाई होता है आईसीएआई जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट का अलग इंस्टीट्यूट है, क्योंकि वो कहने ये जो सीए उसका रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग ये हमारे हक में आता है, तुम क्यों बनाएंगे वगैरह, तो रेगुलेटरी बॉडीज की भी अपनी लड़ाई चलती रहती है। आईएलएफएस में जो स्कैम हुआ इसे आप क्या कहेंगे, व्हाइट कॉलर क्राइम, क्योंकि उन्होंने अपनी जीजा साला जमाई को ऐसे लोन दे दिए, तो वो मतलब चाकू तो बंदूक तो यूज नहीं किया था, तो उसका अलग से पुलिस होना चाहिए, अलग से सीबीआई होना चाहिए, उसको कहेंगे एसएफआईयू, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। तो सत्यम कंप्यूटर स्कैम, आईएलएफएस स्कैम, ये सब की जांच कौन करता है, अलग उसकी पुलिस है जिसका नाम है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। चौथा है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। वो समझते हो ऐसा, अगेन मास्टर दीनानाथ मर जाए और बेटा विजय भाग जाए, तो मास्टर दीनानाथ के नाम के जितने शेयर्स और बॉन्ड्स और डिविडेंड सब आता था, और मान लो उसने नॉमिनी के रूप में नाम ना लिखा हो अपने बेटे का, तो ये सारा पैसा किधर जाएगा, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी में, और वहां से क्या नीचे सब अवेयरनेस फैलाएंगे उसमें यूज करेंगे। फिर बाद में बड़ा हो गया विजय दीनानाथ चौहान, तो कहने मुझे पैसा वापस चाहिए, तो सरकार के ठीक है उसके लिए पोर्टल बनाएंगे, हालांकि उसका क्या नाम है अभी तक कुछ फेमस उन्होंने बनाया नहीं, तो दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। ये जो कंपनी रजिस्टर करने ढेर सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, तो इसका एक सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री में बनाएंगे, ऐसा सरकार ने कहा। वो सेंटर याद नहीं रखना, आपको याद ही रखना है कि कंपनी का जो भी आता है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं देखती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स देखता है। मान लीजिए ये जो भारत पेट्रोलियम, शेल पेट्रोलियम, ये सब बंद हो जाए, सिर्फ एक कंपनी बचे रिलायंस, रिलायंस का पेट्रोल पंप हो, तो आप क्या कहेंगे, मोनोपोली एकाधिकार, फिर तो उसकी मर्जी हो, महंगा भी पेट्रोल बेचे, कोई बचा नहीं सकता में। मान लिया एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ये लोग आपस में कार्टेल बना दे कि कुछ भी हो जाए 500 रुपए से सस्ता तो प्रीपेड प्लान नहीं बेचेंगे, या ये अल्ट्राटेक अंबुजा सीमेंट ये सब अपना कार्टेल बना दे कि कुछ भी हो जाए 3000 से नीचे में थैली नहीं बेचेंगे सीमेंट की, तो इसको बोलते हैं कार्टेल। वैसे मोनोपोली और कार्टेल से लड़ने के लिए क्या, पहले कानून था मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 70s में बना, पर उसमें उन्होंने कोई इंडस्ट्रियलिस्ट का कुछ उखाड़ नहीं सके वो, फिर सरकार ने कहा इसको बंद करो, फिर एक नया कानून बना कॉम्पिटिशन एक्ट साल 2002 में, उसमें स्टैट्यूटरी बॉडी बनी जिसका नाम है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो फिर ऐसे लोगों को टाइट करती है, सजा करती है। फॉर एग्जांपल ये कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बार पाया कि जो जितनी सीमेंट कंपनियां इन्होंने कार्टेल बनाए, जानबूझ के सीमेंट की थैली सस्ते में बेचते नहीं, आर्टिफिशियल उसका शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, भाव महंगे रखते हैं, फिर उनको सजा की थी। और भी केस हैं वो हम पिलर 4 में देखेंगे। तो दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। आप कहते तुम इतना नया ही बता देते, कॉम्पिटिशन कमीशन इतिहास बताने की क्या जरूरत थी कि एमआरटीपी है, मतलब वो बंद हो गया, वो पहले था, क्योंकि आप जानते हैं कुछ स्टेट सर्विस एग्जाम वाले वही पुराना पुराना भी पूछते रहते हैं, वो तो यहाँ तक जाते इसका फुल फॉर्म क्या है, एबीसीडी, जैसा देश वैसा बेस, उस हिसाब से आपने करना है। तो इस कारण से मैंने कुछ चीजें हैंडआउट में दी होती है, दैट आल्सो मेक्स द हैंडआउट लेंथी, कि मान लो ऐसे हो सकता है 45 पेज का होता है 50 पेज का हो गया, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें नॉट नेसेसरी कि यूपीएससी में हमेशा काम क्यों, पर कई बार काम क्यों तो दी होती है। आई विश के हर एक आदमी सिलेक्ट हो, लेकिन आप जानते हैं सीट्स तो लिमिटेड है ना 1000, तो बाकी जो लोग हैं उनका क्या, तो फिर अगर सच में आईफोन है ये कोर्स, तो आईफोन वाला मजा देना चाहिए, आईफोन से आप मूवी भी शूट कर सकते हैं, ऐसी जो आप मतलब कहीं पर दिखा सके, तो इट हैज टू बी दैट प्राइम क्वालिटी। खैर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन कौन से मैटर्स देखती है वो हमें याद रखना है, क्योंकि कुछ बार ऐसे इंडिया ईयरबुक टाइप के सवाल भी यूपीएससी पूछती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, इन सबको रेगुलेट करने वाले कानून इन्होंने बनाए। जैसे नेशनल मेडिकल कमीशन है डॉक्टर के लिए, लॉयर्स के लिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ऐसा इन सब की अलग अलग संस्था है, वो कॉर्पोरेट अफेयर्स के नीचे है। कंपनीज एक्ट है पहले पुराना 56 में था, अभी नया चलता है 2013 वाला। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वो मैंने आपको बताया मोनोपोली और कार्टेल से लड़ने के लिए है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट से लड़ने के लिए पिलर 1 B2 में समझा था, तो वो काम हो गया। फिर ब्रेक से पहले या ब्रेक के बाद हमने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये सब देखा, वो देखते हैं। देन देखिए ये जो कंपनी एक्ट वगैरह उसमें हम क्या करते हैं कि हमें प्रॉफिट कमाना है, लेकिन हम ये संगीत नाटक कला अकादमी, फिल्म टेलीविजन का ट्रेनिंग अकादमी, ऐसा कुछ करना है, लिटरेचर साइंटिफिक चैरिटेबल सोसाइटी, तो उसके लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, तो उसका भी काम कौन देखता है, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री। इन्होंने पोर्टल बनाए होंगे कंपनी रजिस्टर करने के लिए, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, 2 पोर्टल हैं, एक है स्पाइस और दूसरा एमसीए 21। आपको इसके नए भी वर्जन आएंगे, जैसे एमसीए 25 भी हो सकता है, तो हम सारा पढ़ेंगे नहीं, हमें बस एमसीए ओके कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री, क्या ये तो फिर भी हो जाए, तो कैसे भी एमसीए है तो कॉर्पोरेट अफेयर्स में। स्पाइस भी इनका है, समझो स्पाइस माने एग्रीकल्चर का नहीं, इनका पोर्टल है। ये कंपनी एक्ट में ऐसा लिखा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने अपने प्रॉफिट का 2% समाज सेवा में इस्तेमाल करना है। लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट, मतलब पिछले 3 साल में ए प्लस बी प्लस सी जितना प्रॉफिट हुआ तो डिवाइड बाय 3, तो आपको मिलेगा एवरेज एक्स बार, तो वो एक्स बार है उसका 2% उतना। अब पिछले 3 साल के प्रॉफिट का औसत निकालो और उसका 2% आप समाज सेवा में लगाओ। जैसे टाटा का कैंसर हॉस्पिटल है, फिर ये रिलायंस ने वन तारा शुरू किया, वो जो अभी मोदी जी गए थे अनंत अंबानी के साथ एनिमल जू में, ये सब वो करेंगे। एंड एजुकेशन, एनवायरमेंट, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन वगैरह, सो दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी है सबको लागू नहीं होती है, सभी कंपनियों को नहीं, ये सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों को लागू होती है, कि जैसे जिसका प्रॉफिट 50 मिलियन रुपीस का हो, जिसका नेटवर्क इतना हो, जिसका टर्नओवर इतना हो, ये नंबर्स हमको याद नहीं रखने, ये वर्ड्स का मतलब भी हमें याद नहीं रखना, हमें बस याद रखना है बड़ी बड़ी कंपनियों पे लगता है। और काम कौन देखेगी, स्वाभाविक कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री देखेगी, जो बेस्ट काम करेगी उसको अवार्ड भी मिलेगा। अब आप सोचो कि टाटा ने अपने प्रॉफिट का 2% समाज सेवा में लगाना है, तो कैंसर हॉस्पिटल खोल दे तो काउंट होगा उनके सीएसआर कोटे में, करेक्ट। लेकिन अगर टाटा अपने स्टाफ को कोई बड़े से जिम का, कोई बड़े से गोल्फ क्लब का मेंबरशिप दे दें, तो वो क्या समाज सेवा है? नहीं, उसे हम कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट, तो वो तो अलग चीज हुई ना, वो समाज सेवा थोड़ी, तो वो सीएसआर कोटे में काउंट होगी नहीं। बस अब इधर से यूपीएससी ने 2024 में प्रश्न पूछा, पहले आएगी 40 सेकंड्स, आराम से इसको पढ़ो, फिर वोटिंग लाइन खोलते हैं।
हाँ, तो फिर आपको क्या लगता है वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3, 2, 1 स्टार्ट। निलय, नितिन, शिवानी, शीतल, वीरेंद्र, हर्षित, जयंत, पूजा, महिमा, अभिषेक, साहिल, अमन, ईशा, राहुल, हर्षदीप, बादशाह, अंशिका, सुमित, गौसिया, अनु, सन्यासी, गौरव, प्रदीप, प्रिया, दुर्गेश, आंचल, हिमांशु, डॉक्टर मोहित, वीरेंद्र, वाइस, जहीरा, अल्फ्रेड, ईशा, आशुतोष, आशीष, मानसी, अमर, जईदा, तानिया, प्रीति, दारवी, नदर्स करेक्ट आंसर्स। अभी तो देखा ना भाई कि खुद के एम्प्लॉय को जिम मेंबरशिप या फिल्म का टिकट दे देंगे तो सीएसआर कोटा थोड़ी काउंट होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट कि सीएसआर रूल स्पेसिफाई दैट एक्सपेंडिचर बेनिफिट द कंपनी डायरेक्टली और इट्स एम्प्लॉय विल नॉट बी काउंटेड इन द कोटा, तो ये तो करेक्ट है। दूसरा क्या कहता है, सीएसआर रूल डू नॉट स्पेसिफाई मिनिमम स्पेंडिंग तो स्पेसिफाई किया ना कितना, 2% ऑफ द क्या एवरेज प्रॉफिट। देखिए ये बोलता नहीं ऐसा कुछ स्पेसिफाई कि मिनिमम कितना, मिनिमम 2% खर्च करना है, उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, उसकी कोई मना नहीं, पर मिनिमम 2% ऑफ द प्रॉफिट मस्ट बी स्पेंट। द टू इज रॉन्ग, तो देयरफॉर द आंसर इज ए वन ओनली। अब कुछ लोग एज यूजुअल इधर भी वकील बन जाएंगे, वो वकील ऐसे बनेंगे कि देखो यहाँ पर मिनिमम स्पेंडिंग मतलब ऐसा नहीं लिखा है कि 100 करोड़ 200 करोड़, इसलिए ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है एंड देयरफॉर द आंसर शुड बी सी। तो ये जनरल सेंस में यूपीएससी ने पूछा है एंड देयरफॉर आई बिलीव कि ये उसको गलत करना था, इसलिए उसने ऐसे बनाया है। वो जनरल सेंस में कि 2% है बराबर, तो कुछ तो लिखा है और यहाँ लिखा नहीं है, दैट मींस इट इज रॉन्ग। अदरवाइज तो फिर तो फाइनल आंसर क्या है, तब हम देखेंगे मई महीने में। अब ये क्वेश्चन में आप एक और चीज देखो, मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्स ना रटे होते कि 2% है 5% है, आपको सिर्फ इतना याद होता कि अच्छा कुछ तो परसेंटेज है, तो भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते कि सेकंड इज रॉन्ग, क्योंकि ये बोलता है कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। और पहला भी भले आपने पढ़ा नहीं हो, पर आपको अगर फिलोसॉफी पता हो कि सीएसआर समाज सेवा के लिए, कैंसर हॉस्पिटल चलाने के लिए है, तो खुद को बेनिफिट हो एम्प्लॉय को, उसको तो नहीं काउंट करेंगे ना, तो ये बात बराबर है। तो विदाउट इवन मेमोराइजिंग द रूल्स या थिंग्स आप इसको सॉल्व कर सकते थे, करेक्ट। अब 100 में से समझो ये ऐसे कुछ सवाल होते हैं, जो गेस्ट मास्टर और ब्लॉगर्स हैं वो क्या टूल किट चलाते हैं, यूपीएससी टेस्टिंग आईक्यू नहीं ईक्यू, इसको तो तुम बिना पढ़े भी बिना फैक्ट मेमोराइज करके भी सॉल्व कर सकते हो, आई एग्री। पर बाकी और भी तो है ना भाई, तो कट ऑफ ऐसे ही क्लियर हो जाएगा अभी बिना पढ़े जाओगे तो। इन सम एमसीक्यू इट इज पॉसिबल, इन ऑल एमसीक्यू इट इज नॉट पॉसिबल। ये कामचोरी और हैक्स और ये जो उसका एक्सक्यूज नहीं बनना चाहिए। दिस पीपल आर जस्ट लाइक इन्फ्लुएंसर, ये फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग के कोर्स कराते हैं, वो अपना 10 लाख का प्रॉफिट दिखाएंगे और 20 लाख उसका लॉस होगा, उसका स्क्रीनशॉट आपको कभी नहीं दिखाएंगे। वो आपको बस ऐसे ग्राफ दिखाएंगे कि अच्छा ये चार्ट पैटर्न में ऐसा डबल टिक हो गया तो ये शेयर का भाव गिरेगा ही गिरेगा, वो ऐसा नहीं दिखाएगा कि ऐसे शेयर जहां पर ये ऊपर भी गया था। तो देयर इज नो शॉर्टकट फॉर इट, ठीक है एलिमिनेट होता है, पर मतलब इसका नाचगान करके कि यही मेन चीज है और कुछ नहीं है, तो वो बेकार बात है। क्या तुमने ये पढ़ा था? पढ़ाने में देखिए मैंने सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा था 2% सीएसआर रूल है, पहला तो मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि इतना सीएसआर रूल तो कोई किताब में दिया नहीं, हालांकि हम थोड़ा अपने दिमाग से कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तब बना सकते हैं। जब सोर्स मैपिंग करें तो इंडिया ईयरबुक और एनसीईआरटी बिजनेस स्टडी दो जगह आपको मिले, हालांकि फर्स्ट स्टेटमेंट तो उधर भी नहीं दिया होगा, वो तो उसका पेयर एक पढ़ना पड़े। खैर तो कवर किया था मैं, फिर भी मानता हूं कवर तो किया था क्योंकि लॉजिक से तो हो ही जाता। आगे बढ़ते हैं, एक दो छोटे मुद्दे बचते हैं। देखिए इलॉन मस्क ने ट्विटर को टेक ओवर किया, तो टेक ओवर दो जात के हो सकते हैं। एक हो हॉस्टाइल, कि ट्विटर कंपनी के ओरिजिनल मालिक नहीं चाहते थे कि मस्क के हाथ में जाए, तो मस्क ने जो क्या लड़ाई की, तो इट इज अ हॉस्टाइल टेक ओवर। उसके मुकाबले एक फार्मा कंपनी थी रेनबैक्सी, उसके जो भी कुछ वादे चल रहे थे तो उन्होंने अपनी पूरी बिजनेस को सन फार्मा को बेच दिया, तो प्यार मोहब्बत से हाथ मिला के बेचा है, तो टेक ओवर कैन बी फ्रेंडली ऑल्सो। अब ये जो ट्विटर कंपनी खरीदी, मान लो 40 मिलियन में खरीदी हो, तो मस्क के खुद के जेब से वो इतना पैसा लेके नहीं आया, उसने ये सऊदी दुबई वगैरह के जो बड़े बड़े शेख होंगे उनसे कुछ लोन में पैसा लाके पूरा गेम खेला है। उसे हम क्या कहें, लोन लेना मतलब क्या, लेवरेज। और उसने बाय आउट किया क्या, ट्विटर के जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनको बाय आउट करके पूरा अपने हाथ में लिया, तो लेवरेज बाय आउट। ये सब एक एक लाइन की चीजें समझो, उससे ज्यादा दिमाग खर्च नहीं करना है। ये जो ओरिजिनल मालिक थे ट्विटर के, वो नहीं चाहते थे कि मस्क हमें खरीदे, तो कुछ जंतु की प्रजाति ऐसी होती है वो जहरीली होती है, क्यों, ताकि आप उसको खाओ तो आप भी मर जाओ, तो कोई उसे खाए नहीं। तो ये लोग भी ऐसी पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। अब वो क्या हम समझने नहीं बैठेंगे ऐसा कि मस्क खरीदता जाए तो ये एक्स्ट्रा शेयर इशू करते जाए ताकि शेयर होल्डिंग डाइल्यूट होती रहे और इसके हाथ में आए नहीं। एक्चुअली क्या था, नॉट पॉइजन पिल स्ट्रेटेजी क्या हो, हॉस्टाइल टेक ओवर के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ करते हैं। एक कंपनी थी पिरामल, तो पिरामल पहले लोन लेने का देने का एनबीएफसी का भी काम करती है और पिरामल फार्मास्यूटिकल कंपनी भी थी, मतलब समझो एक कंपनी उसके दो डिपार्टमेंट थे, एक एनबीएफसी का काम करे एक फार्मा का करे, तो ये क्या सायामीज ट्विन जैसा वो कंपनी था। फिर इन्होंने सोचा डीमर्जर कर देते हैं कि पिरामल एनबीएफसी अलग पिरामल फार्मा अलग, तो कंपनी का मर्जर भी हो सकता है, जैसे क्या हुआ एयर इंडिया और विस्तारा मर्ज हो गए, तो कंपनियों का डीमर्जर भी हो सकता है, यस इट इज पॉसिबल। बेसिक चीजें पर कुछ वो पूछे तो कॉमन सेंस भी इतनी होनी चाहिए कि हाँ ऐसी भी चीजें होती है, सो यू कैन एलिमिनेट समथिंग। खत्म करने से पहले एक आध और एमसीक्यू हम करें, आई गिव यू 40 सेकंड, अब दिमाग लगाइए। हाँ, तो आपको निफ्टी के बारे में क्या लगता है, वोटिंग टाइम स्टार्ट इन 3 2 1 स्टार्ट। आनम, अभिषेक, आलोक, अभिज्ञान, पायल, कृतार्थ, सन्यासी, अंकिता, सौम्या, शिवांत, निलय, पंत, शामली, शक्ति, महिमा, आशीष, अंशिका, अंकिता, सुदर्शन, मुकुल, नैना, हरिओम, दिव्या, प्रतीक्षा, तमेरा, अनु, शिक्षा, बादशाह, अंकुर, ईशा, अमर, मयूष, दारवी, धनराज, मयंक, साक्षी, हयात, समृद्धि, गौरव, एंड अदर्स करेक्ट आंसर्स। देखिए निफ्टी को आरबीआई थोड़ी रेगुलेट करेगा, पहले पता नहीं क्या था, एक बीएससी था, एक एनएससी था, ये फ्लिपकार्ट और अमेजन है, और इनका जो इंडिकेटर है, तो बीएससी का क्या है, सेंसेक्स है जो 30 कंपनी को मॉनिटर करता है, एनएससी का क्या है, वो है निफ्टी जो कि 50 कंपनियों को मॉनिटर करता है, और ये तो शेयर बाजार का माल हुआ ना, तो इसको तो सेबी रेगुलेट है, आरबीआई का पिक्चर में आएगा भाई, तो सेकंड स्टेटमेंट ही रॉन्ग। तीसरा क्या कहता है, इट स्टॉक इंडेक्स ऑफ बीएससी, तो वो तो गलत है, नहीं तो एनएससी का है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का ये इंडिकेटर है, तो 23 रॉन्ग, सो देयरफॉर द आंसर इज ए वन ओनली, 50 कंपनियों का है। तो इसमें कौन सा आईक्यू पूछा है, तो प्योर फैक्ट्स ही पूछे उसने, आपने तो सीरियस में पूछा, आईएएस में नहीं पूछा। आईएएस में अब बहुत पुराने इतिहास में जाओ, 90s के जमाने में जो प्रश्न, तो क्रोनोलॉजी भी पूछते थे कि अच्छा दुनिया का सबसे पुराना कहाँ शेयर मार्केट है, तो एम्स्टर्डम में, भारत या एशिया में सबसे पहला कौन सा खुला, क्रोनोलॉजी में बताओ, दे आस्क सच क्वेश्चन। इकोनॉमी नॉट लाइक हिस्ट्री की, बुद्धिज्म जैनिज्म हर साल पूछेंगे भाई, इधर 10 साल में एक बार कोई चीज है, तो भी पढ़ाना तो उसको 10 साल का पड़े, बट नीड नॉट वरी, ये आपको एक स्वाद दिया कि ऐसे ऐसे भी प्रश्न आते हैं।
मंगलवार को टेस्ट होगी बॉन्ड मार्केट वाले हैंडआउट की रात को 9 बजे, और बुधवार को टेस्ट होगी शेयर मार्केट वाले हैंडआउट की। कोशिश करें कि डन एंड डस्टेड, मतलब पढ़ के रट के उसको खत्म करो, फिर सीधा एग्जाम की अगली रात में सिर्फ इंडेक्स देखूंगा, पूरा 50 पेज का हैंडआउट नहीं देखूंगा, 3 पेज का इंडेक्स देखूंगा, जो याद नहीं आया बस उतना देखूंगा, क्योंकि ये तो मोस्टली समझो थियरी है। इकोनॉमिक सर्वे तो 5 स्लाइड थे अपडेट देने के लिए, शेयर मार्केट का स्लाइड होता है कि इस साल ऐसा ऊपर नीचे गया, और क्या है, ज्यादातर थियरी। इसे खत्म करो, रोज लेके मत बैठो। इसके बाद शेयर बाजार कितना भी ऊपर नीचे जाए हम दिमाग खर्च नहीं करेंगे अगले साल, जब इकोनॉमिक सर्वे नहीं आता तब तक। जो आपके डाउट हैं तो बुधवार को मैं रात को वो सब सॉल्व करके अपलोड करता हूँ। इसके बाद क्या होगा, देखिए पिलर 1 लगभग हमने 1 महीना इसमें निपटा दिया। फरवरी से शुरू किया था, ये मार्च का मिडल आने को है, क्योंकि इसमें ज्यादा सवाल आते हैं। लास्ट ईयर 100 सवाल जो जीएस के थे उसमें 10 सवाल सिर्फ इधर से ही थे, मतलब ये टॉपिक्स में से। मैं ऐसा नहीं बोला सारे मैंने पढ़े थे, बहुत सारे सवाल तो हमने देखे हवा में से आए थे, बट ये सिटीज एन इंपॉर्टेंट पिलर, इसलिए 1 महीना हमने लगाया। फिर नेक्स्ट वीक इज गोइंग टू बी द लास्ट वीक ऑफ दिस पिलर, जिसमें हम लोग इंश्योरेंस पेंशन फाइनेंशियल इंक्लूजन खत्म करेंगे। उसके बाद वाले वीक से ये जो भी बजट है, इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह चलते रहे। कोर्स अपना प्रीलिम वाला है, फरवरी से मई तक चलेगा। उसके बाद मींस जून जुलाई अगस्त में उसका अलग कोर्स होगा, हालांकि आपकी नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन में एक्स्ट्रा फीस नहीं है। और अगले साल प्री अपडेट्स आएंगे पूरे साल, और क्या शेयर बाजार बाकी सब चीजें, क्या बजट इकोनॉमिक सर्वे होगी, वो इन 26 सीरीज फरवरी 2026 में। तो एवरीथिंग इज सिस्टमैटिकली प्लान्ड। ये तो 13वीं बार में कर रहा हूं ना, तो दिस इज नॉट माय फर्स्ट वीडियो, यू आर इन सेफ हैंड्स। बाकी कहीं और जाते तो इससे ज्यादा सिस्टमैटिक चीज आपको मिल नहीं सकती। इसमें मैं अपना अहंकार नहीं गिनता, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको डॉक्टर में यकीन रहे तो फिर दवाई में भी यकीन रहता है, तो दवाई असर करती है, वरना ये तो बच्चा पेज का हैंडआउट को शॉर्टकट ढूंढते हैं। इफ यू गो दैट रूट देन तो फिर कल्याण हो नहीं सकता। तो श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए। और आखिर में आज जिन लोगों के रॉन्ग हुए उनको भी मैं बधाई देता हूं, क्योंकि आज क्रिकेट मैच थी जो भी फाइनल, लेकिन फिर भी आप लोग आए। इट मींस यू आर सिंसियर। प्रश्न में गलत हुआ उससे कोई कभी दिल छोटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी गलत हुआ तो याद रहेगा ना, दोबारा मुझे गलती नहीं करनी है। तो इट इज ऑल, मतलब वो आशीर्वाद एक प्रकार से। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, अगले वीक वापस मिलते हैं, लेट्स लाइक इट।